तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है और फिर तभी उसके सामने लिखा आता है कांग्रेचुलेशन तुमने गेम को क्लियर कर लिया। ये देखते से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है क्या सीरियसली, और बाहर आने लगता है और बोल रहा होता है फाइनली मैंने गेम को क्लियर कर ही लिया। और फिर यहाँ पर वो गेम के बारे में बताना शुरू कर देता है। इस गेम का नाम था वी आर फुल डिवाइनेशन गेम प्रोफेसी ऑनलाइन गेम है, इसका यही नाम है लंबा चौड़ा सा। और फिर साथ ही वो यहाँ पर बताने लगता है कि इसका VR एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और गेम की और भी ज्यादा तारीफें करता है और बताता है कि आजकल ये गेम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, एक ऑनलाइन ओपन RPG गेम। और जो भी इस गेम को क्लियर करेगा उसको लिमिटलेस एसेट मिल जाएंगे, इतनी ज्यादा कि वो 10,000 साल तक भी उड़ा लेगा ना तब भी खत्म नहीं होंगी, थक जाएगा वो, लेकिन एसेट्स खत्म नहीं होंगी। और ये उस गेम के डिस्क्रिप्शन में दिखाता और कोई भी बंदा इस बात के ऊपर ऑब्वियसली विश्वास नहीं करता। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो कि हंसते हुए इस गेम को एंजॉय करता था और कहता था देखते हैं कि असली मनी मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है नहीं। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आ गया मेरी लाइफ में, वो यहाँ पर अपने जॉब पर होता है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जॉब करता है हमारा एमसी। और वो बता रहा होता है नौकरी की तलाश में असफल होने के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी डे टू डे लाइफ को सपोर्ट कर सकूं। और वैसे मैं चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते हुए और अपने सीनियर्स के बहुत से डांट सुनकर मैं थक चुका था और वो बैठे बैठे लंच कर रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल में गेम की तरफ से मैसेज आता है और वो मोबाइल उठाते हुए कह रहा होता है अरे मेरे को याद तो है मैंने मेरे को नोटिफिकेशन बंद कर दिया था। और फिर वो उस मैसेज को खोलकर देखता है जो कि प्रोफेसर ऑनलाइन गेम से आया था। वो बोल रहा होता है टॉपर रैंक कर रही सामा बधाई हो, तुमने बीटा टेस्टिंग के बैटल के दौरान फर्स्ट प्लेस हासिल करी थी, इसलिए तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, प्लीज एक बार इसे वेरीफाई कर लेना। ये देखकर वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, अब क्या आप इन्होंने स्कैम वाले ईमेल भी भेजना शुरू कर दिए हैं, चलो देख ही लेते हैं। और वो पानी पीते हुए देख रहा होता है, बोल रहा होता है वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर जैसे ही वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है उसके अंदर वाकई में पैसे आ गए होते हैं, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर तब यहाँ पर एक बंदा उसको आवाज देकर बुला रहा होता है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो उसी के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें तबीयत खराब है। और फिर तभी वो एकदम से दौड़ लगाकर वहां से भाग जाता है और वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो। वो सोच रहा होता है सीरियसली हम लोग उस गेम से वाकई में पैसे कमा सकते हैं यार। तो वो यहाँ पर सोचने लगता है कि वो वाली बात भी सच होगी कि अगर तुमने इस गेम को क्लियर कर लिया तो तुमको इतनी लिमिटलेस एसेट मिलेगी जिसको तुम 10,000 साल में भी खर्च नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या था, वो यहाँ पर खुद को पूरी तरह से गेम में झोंकने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा भोला था तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये गेम बहुत ज्यादा मर्सिलेस और रूथलेस है। यहाँ पर प्लेयर्स को बिल्कुल सेक्रीफाइस करने वाले प्यादे की तरह ट्रीट किया जाता है और टावर के जो गार्डियंस है वो यूजर को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है कि यहाँ तक कि उसका डाटा भी डिलीट हो जाता है और उसे टेंशन टावर का एग्जिट हमेशा रैंडम होता है। और द बेस्ट पार्ट इज डैमेज से हमें जो पेन महसूस होता है उसे रोका नहीं जा सकता और वही पेन रियल जिंदगी में भी हमें महसूस होता है। वहाँ पर हम जितने भी मौतें देखते हैं, जितने भी डरों का सामना करते हैं, वो हमें रियलिटी में भी महसूस होती है। इसी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने पार्ट टाइम जॉब कर जीवन यापन के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था और मैं थोड़े टाइम तक और गेम खेल सकूं इसके लिए मैंने लोन वगैरह भी ले लिया था और दूसरों से कर्जा भी ले लिया था। तो वही लोग दरवाजे पर आ रहे होते हैं, लात मार रहे होते हैं, हिंदुस्तान आज तुम हमारे पैसे हमें कब वापस देने वाले हो। फिर भी मेरे पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो उस चीज की उम्मीद में था अगर गेम को क्लियर कर लिया तो लिमिटलेस एसेट मिलेगी जिसको 10,000 सालों तक भी खर्च नहीं कर पाओगे। उससे को मैंने वो गेम खेलता गया और फिर एक दिन उसे बताया जाता है बधाई हो, तुमने गेम को क्लियर कर लिया है, तुमने जो एक्सपीरियंस गेन करा है वो वाकई में अनवेल्यूबल एसेट है तुम्हारे लिए। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मार्क्स उतार के बाहर आ जाता है और कह रहा होता है सीरियसली मैंने कहा दिखाया और फटाक से माल के ऊपर झपटा मारता है ये सोचते हुए क्या उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब मैसेज चेक करता है तो उसे बस यहाँ पर यही पता चलता है कि हाल ही में हमारा गोल अचीव हो गया है, खेल को पूरा करने वाला खिलाड़ी सामने आ गया है, इसलिए अब प्रोफेसर ऑनलाइन के सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो ये देख रहा होता है और कह रहा होता है तो फिर मेरे रिपोर्ट के बारे में क्या है, जरा वेट तो करो। वो मोबाइल वहीं पे गिरा देता है और बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कह रहा होता है मेरे रिपोर्ट के बारे में क्या, मैंने गेम को क्लियर तो कर दिया यार, क्या वो लोग मेरे को पे नहीं करेंगे। और फिर साथ ही वो खुद ही को दिलासा देते हुए कहता है वो बहुत ज्यादा पैसा है तो हो सकता है कि ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, मैं श्योर हूँ कि शायद ऐसे ही बात हो गई, मुझे शायद कल चेक करना चाहिए। और वो निराश होते हुए थोड़ा बिस्तर में सो जाता है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन टाइम गुजर जाता है और उसके खाते में कुछ भी पैसे जमा नहीं होते। वो कह रहा होता है जब मुझे पहले 1 मिलियन येन रिसीव हुए थे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आधे रास्ते में ही रुक जाता तो हालत कितनी बेहतर होती मेरी। अब चाहे मुझे इस बात के ऊपर कितना भी रिग्रेट हो, अफसोस हो, लेकिन अब
बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर इसी के साथ पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। वो कमरे में पड़ा हुआ रहता है कि तभी उसे आसपास से कुछ आवाजें आती हैं। वो कह रहा होता है बाकी सुबह सुबह क्या हो रहा है। वो अपना मोबाइल चेक करता है कि उनसे तो नहीं आ रही, पर वो देखता है वो उसका मोबाइल नहीं होता। और फिर तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है। उसे हवा में कुछ विंडो नजर आती हैं, बहुत सारी विंडो होती है, लाइन के बाद लाइन उसे नजर आ रही होती है। वो ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है। और फिर तभी अचानक से किसी एक विंडो के ऊपर न्यूज बताई जा रही होती है। सभी लोग क्या आप ये देख सकते हो, ये मॉस्को की करंट सिचुएशन है। ये शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। रशियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि जिंदा रहने की कोई भी आशा नहीं है। और इसके अलावा बड़े बड़े अननोन क्रिएचर्स अचानक से प्रकट हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शहर पर ड्रैगन जैसे क्रिएचरों द्वारा हमला किया जा रहा है। और एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है। और एक रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही होती है कि यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल मॉस्को जैसी हो गई है। और लगता है कि ये जापान में भी होने वाला है। और दर्शकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है ये डिजास्टर। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोफेसी ऑनलाइन नाम के गेम का कोई इवेंट है। ये सुनते से एमसीबी काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर एक जर्नलिस्ट कहता है लेकिन मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हम किसी तरह की काइजू फिल्म थोड़ी ना है। इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि ये वीडियो बिल्कुल रियल हो और वो इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने लगता है। हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के हिलने की वजह से ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया हो। दूसरा बंदा कहता है लेकिन हमारे पास एक रिपोर्टर है जो घटना स्थल पर मौजूद है। और फिर यहाँ पर वो रिपोर्टर कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि किसी तरह का मॉर्चर या फिर कुछ और, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और फिर साथ ही वो वहाँ पर कैमरा घुमा के दिखाने लगता है। कह रहा होता है जरा तुम लोग देखो ये बिल्कुल ठीक है ना, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहीं पे हमारे हेलीकॉप्टर की तरफ एम कर रहा है। वो लोग चलाते हुए कहने लगता है अरे वहां से हट, वहां पर मत जाते, क्या तेरे को सुनाई दे रहा है। और फिर एकदम से सिग्नल कट हो जाता है। रिपोर्टर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस कैमरामैन के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। और ये सब कुछ वो देख रहा होता है। एमसी कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो फटाक से बिस्तर से उठ खड़ा होता है और कह रहा होता है एक अजीब सिचुएशन में होने के बावजूद जहाँ पर गेम रियलिटी बन गया है मैं एकदम शांति रहा और मैंने शांत दिमाग से सोचा और मेरे दिमाग में यहाँ पर एक बात आई। और साथ ही यहाँ पर हमें दूसरे लोगों को भी सीन दिखाया जाता है, शायद उनको भी ये सिस्टम या विंडो रिसीव हुई होगी। फिर वहां से हट के अपन को एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मेन विंडो के सामने खड़ा होता है। और फिर उसे वही मैसेज याद आता है जो कि गेम वालों की तरफ से आया था। और जो एक्सपीरियंस तुमने गेन करा है वो अनडाउटली ही इनवैल्यूएबल एसिड तुम्हारे लिए है। और वो कह रहा होता है उन लोगों ने एसिड के बारे में कहा था, तो इसका मतलब गेम में यूज होने वाले उन वेरियस स्ट्रेटजी से हो सकता है। और मैं ही अकेला हूँ जिसने उस गेम को पूरा क्लियर करा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं ही अकेला हूँ जिसके पास दुनिया को बचाने की पावर है। तो ये सोचने के बाद वो दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल आता है और कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और वो भगते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है प्रोफेसी ऑनलाइन गेम अब रियलिटी बन चुका है। मतलब कि अब एक्सपी पाने के लिए बहुत ही भयंकर कॉन्टेस्ट होने वाला है। और सबसे पास की टेंशन में पर होनी चाहिए। और वो सामने की तरफ तेजी से भगते हुए जा रहा होता है जबकि आसपास के लोग पैनिक कर रहे होते हैं। वो न्यूज पता चलने के बाद कह रहे होते हैं क्या जापान वाकई में डिस्ट्रॉय होने वाला है, अपन को जल्दी से यहाँ से फिर दूर भागना चाहिए। दूसरा कह रहा होता है अब लोग जाएंगे भी कहाँ भागकर, यहाँ तक कि बस और ट्रेन भी बंद हो चुकी है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे भगते हुए जा रहा होता है कि तभी एक बंदा जोर से चलाते हुए उसे रोकने के लिए बोलता है और उसका रास्ता घेर लेता है। क्या तुम मुझे इग्नोर कर यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो इंडोइडेन? उसको देखते से वो कहते हैं अरे ये तो वो ये लोन मांगने वाला। वो कहता है मैं तुम्हारे घर तरफ ही जा रहा था लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर मिल गए। और वो उसके चेहरे के ऊपर सिगरेट फेंकता है और फिर यहाँ पर इनसे बताना शुरू करता है एक साल पहले गेम में उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी। हमारी एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि तुमको 2 लाख येन का इंटरेस्ट दे सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। और इससे तुम अपने खर्चे चला सकते हो और अपना प्ले टाइम इंक्रीज कर सकते हो। वो उस मैसेज को देखता है और कह रहा होता है वो तुम 2 लाख येन उधार दे रहे हो, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। और एक बार जब मैं गेम से पैसे कमा लूंगा, जब मेरे को तुमको रिटर्न करने की जरूरत होगी। वो कह रहा होता है मैंने फिर वो मनी उधार ले ली, हालांकि वो बस एक्चुअली एक ट्रैप था। उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस करा था। हालांकि जब मैंने सारे पैसे उड़ा दिए तो उन लोगों का एक कॉन्टैक्ट आता है मेरे पास जिसमें हाईली इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था। और इसके हिसाब से वो 10 दिनों के अंदर ही मेरे से 50% इंटरेस्ट की डिमांड करने लगे थे। तो फिर मैंने यहाँ वहां से लो इंटरेस्ट पर पैसे उठाए और उनका पैसे उनको वापस करने के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, फोन बंद कर लिया था और एक तरह से वो गायब भी हो गए थे। वो लोग असल में इंतजार कर रहे थे इंटरेस्ट के बढ़ने का। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो बंदा उसके सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है तुमने जो पैसे उधार लिए थे वो तुमको वापस करने हैं, तुमको याद तो है ना इंडोई? और वो कहता है मैंने रिपे करने के बारे में सोचा था लेकिन तुमने तो मेरे को रिप्लाई देना ही बंद कर दिया था। वो आगे से कहता है क्या वाकई में जो लोग पैसे पे नहीं कर पाते वो हमेशा एंडिंग में इसी तरह के बहाने मारते हैं। और वेल मैं यहाँ पर किसी और मैटर के लिए आया हूँ। तुमने कहा था कि तुम वो गेम खेलते हो और अब इस दुनिया की हालत बिल्कुल उस गेम की तरह हो गई है। तो वो आगे बढ़ता है और शर्ट से उसको पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुमको कुछ पता है? तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे को दे दो। वो
कहता है अपने गंदे हाथ मेरे से हटाओ। ये सुनते से वो चढ़क जाता है और कह रहा होता है कि तू जानता भी है तू यहाँ पर किसके साथ बात कर रहा है। और वो कहता है चलो मैं तुमको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन का पीस देता हूँ। और वो यहाँ पर अपने स्किल का यूज करने लगता है जो कि उसको गेम में मिली थी, तो वो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकता है। और वो अपने फिस्ट की पावर 50% से बढ़ा लेता है और उसके ऊपर लगातार मोको का अटैक कर देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। वो उससे कह रहा होता है अब इस करेंट वर्ल्ड में मैं ही सुपीरियर वन हूँ, लेकिन लगता है कि अब तुम मेरे को सुन नहीं पा रहे हो। और वो उसको वहीं पर छोड़कर वहां से तेजी से भागने लगता है। पर तभी यहाँ पर कार वाले कुछ बंदे उसको देख लेते हैं और कह रहे होते हैं अभी जस्ट उसने क्या गेम की स्किल का इस्तेमाल करा। वो बंदा सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हमारा एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ सामना हो जाएगा और बहुत जल्दी इस दुनिया के जितने भी कानून है वो सारे कोलैब हो जाएंगे और सारी चीजों को फिर से लिखा जाएगा। और फिर साथ ही वो थोड़ा हंसते हुए कहने लगता है अब ये काफी इंटरेस्टिंग होने लगा है। और फिर नेक्स्ट सीन अपन को उसी टेंशन का दिखाया जाता है जिसके पास हमारा एम से पहुंच गया होता है और वो सोच रहा होता है इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये टेंशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गेम में थी। और फिर तभी उसकी नजर साइड में रखी कार के ऊपर पड़ती है। वो सोचता है लगता है कि कोई ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है और फिर वो टेंशन के अंदर घुस जाता है और तेजी से नीचे साइड जा रहा होता है। और फिर तभी वो सामने की तरफ देखता है और कह रहा होता है ये तो खून के स्मेल है। और फिर जैसे वो वहां पर पहुंचता है उसे यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर की लाश नजर आती हैं और कुछ प्लेयर होते हैं जिन्होंने उन मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। हुडी वाला बंदा कहता है वो लगता है कि यहाँ पर और कोई भी आ गया है, अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी उस गेम के एक प्लेयर हो, है ना। और वो उनसे पूछता है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने करा। और वो बंदा कहता है वेल एक तरह से हाँ, ये हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें फेल रिजल्ट कहा जाता है। अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम तुरंत मर गए होते। ये सुनने के बाद वो सोच रहा होता है क्या लिजर्ड और हाई लेवल के मॉन्स्टर, ऐसा लगता है कि ये लोग तो लोएस्ट के भी लो हैं। वो बंदा अपनी हुडी उतारते हुए कहता है तुम तो अकेले नजर आ रहे हो, लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम मेरे एक सबऑर्डिनेट बन जाओ, लेकिन तुमको अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देना होगा और बदले में मैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। और फिर वो सभी एमसी के रिप्लाई का इंतजार करने लगते हैं। एमसी कहता है सॉरी लेकिन ये सब सोलो करना ही मेरे ऊपर ज्यादा बेटर सूट करता है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉस के अगेंस्ट टिकने का कोई चांस भी है। यह सुनते ही वो गुस्से से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है जबकि बाकी सब लोग घबरा जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा सभी को लेकर कोने में आ जाता है और कह रहा होता है चलो गाइस बॉस को खत्म करने के बाद आप लोग उस आदमी को मार डालेंगे। वो लड़की कहती है लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा टू मच नहीं हो जाएगा। वो बंदा कहता है हमारे अलावा बाकी सभी प्लेयर्स रास्ते की रुकावट है, ये बेहतर होगा कि गेम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कम लोगों को ही पता हो और मैंने यही डिसाइड करा है और जो लोग मुझसे संबंध नहीं है उनके एक्सीडेंटल मौत हो जाएगी। ये सुनते ही सब लोग चुपचाप हो जाते हैं और कोई भी उससे बहस नहीं करता। यहाँ का बॉस एक एम्बर गॉड है और हराने के लिए वो बहुत ज्यादा टफ एनिमी भी नहीं है, लेकिन एक बार हार जाने पर उसे दोबारा से उत्पन्न होने में 7 दिन लगते हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो बंदा लास्ट में जाकर अटैक कर दे चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए जब तक हम बॉस को हरा नहीं देते उसे अंदर मत आने देना। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है बॉस के गेट ओपन होने का टाइम हो चुका होता है और फिर तभी यहाँ पर कुछ बंदे एमसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए। ये देखते से वो कहता है क्या तुम लोग मेरे को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो गाइस। वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, तुमको यहीं पर रोकना होगा। उनके बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है अगर मैं चाहूँ तो इनको 1 सेकंड में लात मारकर दूर उड़ा सकता हूँ, लेकिन चलो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। वैसे भी अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं इन्हें जाने देता हूँ और फिर जब ये लोग बॉस से हार जाएंगे उसके बाद जाकर मैं बॉस को हरा दूंगा। तो गेट खुलता है और वो सारे बंदे अंदर आ जाते हैं जबकि एमसी बाहर वहीं दीवार से टिककर जूस पीना शुरू कर देता है और वो कह रहा होता है वेल मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो लोग कितने दूर तक जा पाते हैं। वो लड़की कह रही होती है ऐसा लगता है कि वो पर्सन हमारे साथ अंदर नहीं आया। उसके लीडर हंसते हुए कहने लगता है ये तो काफी अच्छा हुआ, उन लोगों को रास्ते में किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है मुझे लगता है कि उसने नोटिस कर लिया है कि हम लोग उसके एक्सीडेंटल मौत के बारे में प्लान कर रहे थे। वो बंदा कहता है मुझे नहीं लगता उसको देखकर कि वो इतना सोच सकता है। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं मैदान पर। वो टैंक के शील्ड खड़खड़ाते हुए कहते हैं तुमको अच्छे से करना होगा। वो थम्स अप करते हुए कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके पास एक एपिक ग्रेड की शील्ड होती है इसलिए वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट होता है। और फिर तभी यहाँ पर अचानक से बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फायर का पूरा टोर्नेडो इनके सामने प्रकट हो जाता है। वो उसको देखकर घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर किस तरह का सिनेरियो है। उस टोर्नेडो में से एक गोट बाहर आती है और ये एक हेल फायर गोट है और ये इनका बॉस होने वाला है। उसके पास एक बहुत बड़ा सा हैमर होता है और वो मुंह से फायर निकालते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो सभी आजू बाजू उड़ जाते हैं और दीवारों से ठुक जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी डैमेज लग जाता है। उनका लीडर सोच रहा होता है डैमेज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक लड़की आगे बढ़ते हुए उसे कह रही होती है लाइट सामा अब अपन को क्या करना चाहिए। वो उसे फटाक से अपना छुड़ा लेता है और कह रहा होता है शट अप, अब अपन को वापस जाना होगा, जल्दी से पीछे हटते हैं। और फिर तभी यहाँ पर एक बंदा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो सभी लोगों को बता देता है कि door तो कम्प्लीटली बंद हो चुका है, खुल ही नहीं रहा। वो बंदा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है यार।
और वो उन लोगों से कहता है तुम लोग जाओ उस बॉस को डिस्ट्रैक्ट करो, तुम्हारी शील्ड उसके अटैक को रोक पाएगी। वो बंदा कहता है लेकिन वो तो उछलाते हुए कहता है शट अप और चुपचाप करो। तो वो बंदा अपने शील्ड के साथ उस बॉस के सामने खड़ा हो जाता है उसको रोकने के लिए। उस बॉस के पास बहुत बड़ा हैमर होता है जिसको देखकर वो वैसे घबराया हुआ रहता है और फिर जैसे वो अपने हैमर को उसके ऊपर मारता है लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बंदा शहीद हो जाता है और वो बॉस उसके शील्ड उठाकर अपने मुंह में डालकर दांत उसे चबाकर उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं वो तो एक एपिक ग्रेड की शील्ड थी ना उसने तो यूं ही तोड़ दिया। और इनका बॉस कह रहा होता है ये मॉन्स्टर ये तो बिल्कुल भी वो नहीं है। और फिर मैं बताया जाता है यहाँ पर एम्ब्रेस गॉड असल में वो इस तरह का मॉन्स्टर था पहले और वो इतना ज्यादा लो लेवल का मॉन्स्टर था यहाँ तक कि उसे एक 1 लेवल का प्लेयर भी हरा सकता था अगर वो उसे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करे। लेकिन जब गेम में अपडेट आया उसके बाद वो इंस्टेंटली एक हेल फायर गॉड में बदल गया और फिर सभी को ऐसा लगने लगा कि इस मॉन्स्टर को हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लगभग 4000 से भी ज्यादा चैलेंजर इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। इसको तो पहले ही डिलीट हो जाना चाहिए था। तो आखिर क्यों? कि इसका मतलब ये तो नहीं कि ये दुनिया उस गेम के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर बेस्ड नहीं है। और तभी वो कहता है रुको वो बंदा तो अभी बाहर खड़ा हुआ है, भले ये दरवाजा अंदर साइड से नहीं खुल रहा है लेकिन शायद बाहर से खुल सकता हो। और फिर वो जोर से दरवाजे पिटना शुरू कर देता है और चलाते हुए कह रहा होता है काले बाल वाले आदमी जल्दी से अंदर आ जा, हम लोग उस चीज को हराने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा तेरे को भी देंगे। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर किसे चलाते हुए कहता है क्या तुम मेरे को सुन सकता है, जल्दी से दरवाजा ओपन कर। कि तभी वो गॉड इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इन लोगों को दूर उड़ा देता है दरवाजे से और वो लोग दूर जा गिरते हैं। इनका लीडर कह रहा होता है डैमेज इसके पास तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और फिर तभी यहाँ पर एमसी की आवाज आती है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुम बस इतना ही हासिल कर पाए हो। और वो दरवाजा खोल देता है और बोल रहा होता है हो सकता है कि तुम वाकई में लीडर बनने के लिए सुटेबल ही नहीं थे। और वो लीडर मनी मन कह रहा होता है ये बादशाह चलो जो भी हो, मैंने तो बस इस आदमी का इस्तेमाल करा है ये दरवाजा खुलवाने के लिए। और फिर तभी पीछे से एक बंदा कहने लगता है सब लोग जल्दी से बाहर निकलो। ये मोस्ट ऑफ लोग इस आदमी को ऊपर ही छोड़ देते हैं और वो सभी भगते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एमसी जानबूझकर लात मारते हुए एक लड़के को गिरा देता है शायद। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, दिखाया जाता है दरवाजा पहले ही बंद होने लगता है। उनमें से शायद कोई भी क्लोज मतलब कि पार नहीं कर पाता और सबसे ज्यादा पास वो लीडर ही होता है। कह रहा होता है रुक जाओ क्लोज मत होना, एटलीस्ट मेरे को तो बाहर निकलने दो। वो पूरी कोशिश करता है एंड तक और फिर एंड में उसकी जोर से चीखने की आवाज आती है क्योंकि उसका हाथ फंस चुका होता है दरवाजे में। बॉस कहता है तो कितना शोर बचा रहे थे, चिल्लाने से मैं बहुत ज्यादा होना ही हो रहा हूँ। और वो अपना हैमर उठाता है और उसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है, उसको खून चारों तरफ उड़े आता है। और फिर वो अपना हैमर हटाता है। ये देखकर उन दोनों बंदों की लिटरली फट जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर हम लोग जैसे मोस्टर के अगेंस्ट कैसे कुछ कर पाएंगे यार, अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर एमसी उस बंदे की तरफ उठा लेता है और कह रहा होता है भले ही वो बंदा कमजोर था लेकिन उसके पास काफी अच्छी तलवार थी और ये इस जैसे बीच को हराने के लिए काफी है। वो बॉस कहता है क्या तुझे भी मरने की जल्दी है, अगर ऐसा है तो चल मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा किए देता हूँ। और वो अपने हैमर से उसके ऊपर भी अटैक कर देता है लेकिन वो उसके अटैक से बचते हुए हवा में छलांग मारते हुए उल्टा आ रहा होता है और बोल रहा होता है तुमने क्या कहा अभी। और वो फटाक से उसके ऊपर कट मारते हुए पार हो जाते हैं। उसने उसके 2 सिंग काट दिए होते हैं, उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों सिंग भड़ाक से नीचे गिरते हैं। वो उन दोनों बंदों के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है तुमको क्या लगता है गाइस, अब अगर तुम लोग मेरे को 10 मिलियन दोगे तो मैं तुम लोगों की मदद करने के बारे में सोच सकता हूँ। यह सुनते ही वो लड़की हैरान हो जाती है और फिर दोनों साथ में चलाते हुए कहते हैं क्या 10 मिलियन। वो कहता है दैट्स राइट। वो कहता है बस 1% के लिए 10 मिलियन और मैं तुम लोगों की जान बचा लूंगा। वो बंदा चलाते हुए कहता है मजाक करना बंद करो, हम तुमको बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास ही नहीं है। और वो लड़के भी कह रहे होते हैं हाँ चाहे जो भी हो, इस सिचुएशन को जैसे भी देखो तुम यहाँ पर बस हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। एमसी कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो और कमाओ, वैसे भी इतनी यंग एज में मरना बस वेस्ट होगा। तुम लोग अब से मेरे अंडर काम करोगे और मोस्टर को हराने पर जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका 90% तुम लोगों को मुझे देना होगा। और नॉर्मली तो मैं तुम लोगों से पूरे ही लेने वाला था लेकिन चलो मैंने तुमको 10% का डिस्काउंट दे दिया। लड़की चलाते हुए कहती है हम लोगों को बेवकूफों की तरह ट्रीट करना बंद करो। और साइड वाला भी कह रहा होता है यहाँ इससे अच्छा तो वो लाइट बादशाह था, वो कम से कम से 5% 50% दे रहा था। ये सुनते ही एमसी कहता है अगर ऐसा है तो लगता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। और वो बॉस चलाते हुए कह रहा होता है यू तुच्छ इंसान आके तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीमती हॉर्न को काटने की, तो 1000 मौत के लायक है। और वो फ्लेम थ्रोअर से उनको ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की जैसे तैसे अपने मैच का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने लगती है जबकि एमसी तो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और वो दोनों दूर फेंक जाते हैं। और फिर एमसी भी नीचे लैंडिंग कर जाता है और लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ओ तुम सर्वाइव करने में कामयाब हो गई, तुम तो काफी लकी निकली, लेकिन देखता हूँ मैं कब तक किस्मत तुम्हारा साथ देती है। वो दोनों फटाक से उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वो लड़की कहती है मैं समझ गई, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसा कि तुमने कहा था, तो प्लीज मेरे को बचा लो। और वो लड़का भी कह रहा होता है हाँ मेरी
भी। ये सुनते ही वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और कह रहा होता है लगता है कि अपन लोगों की डील हो चुकी है। और वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उसको आवाज देते हुए कहता है ओए तुझको हराए हुए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। ये सुनते ही वो कह रहा होता है क्या काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, मेरे पास तो ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं है जिसमें तेरे जैसे किसी बंदे ने मेरे को हराया हो। उसके बाद उनके वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है आखिर ये बंदा क्या बक रहा है यार। और वो लड़की कहती है मुझे तो ऐसा लगता था कि हेलफायर गॉड को हराने से पहले ही गेम से हटा दिया गया था। और फिर यहाँ पर एमसी बताता है प्रोफेसर ऑनलाइन अपडेट होने से पहले एक बार मैंने हेलफायर गॉड को हरा दिया था, लेकिन फिर मैंने दूसरे सोर्सेज से ये भी सुना कि अपडेट होने के बाद उसको चेंज कर दिया गया एम्बर गॉड से। और फिर कहानी फिर साइड में आ जाती है। वो बकरी अपने हैमर से अटैक करती है लेकिन वो अपनी तलवार चलाते हुए उसके हैमर को साइड में धंसा देता है। ये देखकर वो बकरी भी काफी हैरान हो जाती है और वो लोग भी कह रहे होते हैं उसने तो बस अपनी जोड़ के साथ ही उसको साइड में कर दिया, आखिर ये बंदा है कौन। एमसी कह रहा होता है अभी तुमने जो अटैक करा वो इतना पावरफुल था, अगर वो लग जाता तो 50 लेवल का प्लेयर भी तुरंत मारा जाता। और ये बात मेरे लिए दुगनी हो जाती है जो सिर्फ लेवल 1 पर है। हालांकि तुम ये ट्रिक जानते हो तब बेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने हैमर से कंटिन्यू उसको पर अटैक करता है लेकिन जो एमसी रहता है वो उसके हर अटैक से बच के निकल जाता है और हवा में घूमते हुए उसकी आंख के ऊपर एक निशान भी छोड़ देता है। वो कह रहा होता है आखिर मेरा अटैक इसमें कोई लग क्यों नहीं रहा। वो मॉन्स्टर भी काफी परेशान हो चुका होता है और एमसी कह रहा होता है तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारा पैटर्न एक्जैक्टली बिल्कुल गेम जैसा ही है। और वो लोग भी देख रहे होते हैं कि एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो वो लोग यहाँ पर उसको चेयर करना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। एमसी चढ़ते हुए कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। तो वो बंदे भी चढ़े आते हैं और कह रहे होते हैं आगे इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है यार, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर दीवार के ऊपर हमला कर देता है जिससे बलमा नीचे गिरता है और उससे बचने के लिए एमसी पीछे होते होते कोने में पहुंच जाता है और ये मॉन्स्टर ने जानबूझकर करा था उसको कोने में फंसाने के लिए। और वो कह रहा होता है इंसान क्या तेरे पास कोई लास्ट वर्ड है। एमसी कहता है अगर तू मुझे मार सकता है तो चुपचाप मार देना बास्टर्ड, और वैसे तो मेरे ऊपर एक अटैक भी टच नहीं कर पाया। ये सुनते ही वो चिढ़े आता है और कह रहा होता है जैसे तेरे इच्छा। और यहाँ पर अपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल अटैक के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देता है। और वो लोग कह रहे होते हैं अरे ये ब्लैक फ्लेम ये तो वो वाली फायर है जो सब कुछ जला कर राख कर सकती है। इस अटैक में इतनी ज्यादा फायर पावर है कि ये लेवल 99 के प्लेयर को भी तुरंत मार सकती है। और ये एक ऐसा फ्लोर वाइड अटैक है जिससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लगता है कि ये मॉन्स्टर अब सब कुछ खत्म करने के मोड में है, फाइनल अटेम्प्ट कर रहा है। पर एमसी तो खुश हो जाता है और कह रहा होता है मैं तो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पर स्किल का यूज करते हुए अपने पैरों की पावर को 50% से बढ़ा लेता है और ऊपर की तरफ एक खतरनाक हाई जंप करता है और वो दीवारों के ऊपर छलांग मारते हुए बहुत ऊपर तक चला जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी ये फिल्म इतना पावरफुल है कि सब कुछ चला सकती है, लेकिन जब तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो जाते हो। और भले ही इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन ये मुंह के पास से काफी कमजोर है। वो सीधा छत के ऊपर पाँव टिका लेता है और कह रहा होता है दूसरे शब्दों में और तेजी से उसके मुंह की तरफ बढ़ता है और सीधा उसके मुंह के ऊपर लैंड होते हुए उसके चबड़े को नीचे जमीन में धंसा देता है और कह रहा होता है भले मैं लेवल 1 पर हूँ, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है लेकिन तुम्हारे मुंह को बंद करने के लिए काफी है। और एक बार जब वो फायर चालू हो जाती है तो उसको बीच में बंद नहीं किया जा सकता और अगर तुम इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाए, अपना मुंह नहीं खोल पाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ्लेम तुम्हारे शरीर के अंदर ही फैल जाएगी। मुझे हैरानी होगी क्या तुम खुद की ही फ्लेम का सामना कर सकते हो। और फिर वो फटाक से जंप करते हुए पीछे हट जाता है, दूर हट जाता है और फिर उस मॉन्स्टर की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी फ्लेम उसे कोई जलाना शुरू कर देती है और वो यहाँ पर जलकर मारा जाता है। उसके पास विंडो भी ओपन हो जाती है कि तुमने बॉस को हरा लिया है। पीछे खड़ा बंदा कह रहा होता है फाइनली हम लोग बच गए, जबकि लड़की बहुत ज्यादा हैरानी में होती है, बोल रही होती है मेरे को विश्वास नहीं होता ये बंदा इसने बिना किसी स्क्रैच के उस बॉस को हरा दिया है। और फिर उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुम इस दुनिया के पहले प्लेयर हो जिसने यूनिक बॉस को हराया है। और फिर उसको यहाँ पर एक यूनिक टाइटल मिल जाता है, द फर्स्ट स्लेयर। एमसी कहते हैं क्या एक यूनिक टाइटल, मैंने इसके बारे में पहले कभी तो नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक्जैक्टली गेम जैसे भी नहीं है। और फिर यहाँ पर सिस्टम बताता है तुम्हारे इस टाइटल की वजह से जो बॉसेस का डैमेज है वो तुम्हारे प्रति 50% से इंक्रीज हो जाएगा। ये सुनते से वो हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है आखिर किस तरह की ब्रोकन एबिलिटी है। और फिर तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुम इस दुनिया के पहले पर्सन हो जिसको एक यूनिक टाइटल मिला है, तो बोनस के तौर पर तुम सब ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो। एमसी ये देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा हुआ कि इतनी जल्दी इन लोगों ने मेरे को ये सुविधा दे दी, और वो यहाँ पर यस पे चॉइस कर देता है। सिस्टम कहता है एक बार सब ऑक्यूपेशन डिसाइड होने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पर एमसी आगे बढ़ते हुए को चॉइस कर लेता है जो कि सोल स्मिथ नाम से कुछ होता है
और वो उसको मिल जाता है, उसके पास विंडो भी ओपन हो रही होती है। बधाई हो, तुमको ये सक्सेसफुली मिल गया है। एमसी कहता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था, ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और यहाँ पर एमसी को ड्रॉप के तौर पर 2 एंटाई मिले होते हैं। पहले एक चाबी होती है और दूसरा एक चाकू होता है। उसको देखकर वो लड़की कहने लगती है, कहीं ये उस अंडरग्राउंड सीवर की चाबी तो नहीं? ऐसा कहा जाता है कि वो एक हंटिंग ग्राउंड है जहाँ पर लेबर को बढ़ाना आसान है और तुम वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। और वो दूसरा बंदा कहता है, क्योंकि तुमने इसके बारे में मेंशन कर दिया है तो उस लाइट ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। हमारे यहाँ पर आने का मेन ऑब्जेक्टिव बॉस को मारकर उस सुपर रेयर ड्रॉप को हासिल करना है और लगता है कि वो यही है। ये सुनते ही वो चाबी घुमाते हुए कहता है, वैसे पार्टिकुलरली ये था रेयर इन टाइम में नहीं लेता, तुम सोच रहे हो इसका ड्रॉप रेट 100% है। वो लड़की कह रही होती है, तुम इतने कीमती इन टाइम को रेयर इन टाइम को ऐसे कह ले इसलिए आप तुम्हें घुमा रहे हो। और वो बंदा कह रहा होता है, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये सुनते सिर्फ उनको डेगर दिखाता है और कह रहा होता है, और ये है गॉड डेगर, ये है जो कि लकी ड्रॉप है। और फिर साथ ही वो चाकू के साथ चलते हुए सामने बहुत बड़े पत्थर की तरफ जाते हैं और अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को काट डालता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, इतनी शार्पनेस, उसने तो पत्थर को बिल्कुल बटर की तरह काट डाला। अपर एमसी कहते हैं, नहीं इतना काफी नहीं है। और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर वो यहाँ पर अपने सब ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल करता है और उसके बारे में बताता है। नाम से ऐसा लग सकता है कि ये बोनस है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो ये वाकई में मेन जॉब है। हालांकि ज्यादातर सब ऑक्यूपेशन अनयूजेबल है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रियर ऑक्यूपेशन भी है जो कि एक्सट्रीमली रियर है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कुछ में तो। और उस सोल्थ मिथ भी उन टॉप ऑक्यूपेशन की लिस्ट में से एक है। हर चीज में सोल फ्रेगमेंट होती है, बेशक ये इंसानों में तो होती ही है, लेकिन प्लांट्स और मिनरल्स में भी ये होते हैं। इसका इस्तेमाल क्रिएट करने के लिए मटेरियल के तौर पर भी किया जा सकता है और यहाँ तक कि सभी चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए भी किया जा सकता है। और यही एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके पास इस गेम को जीतने का मौका है। और फिर वो यहाँ पर अपनी आइज ऑफ सोल को एक्टिवेट करता है और उस डेगर की तरफ देखता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इस डेगर को अपडेट करने के लिए कौन से फ्रेगमेंट की जरूरत होगी, किस टाइप के फ्रेगमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर टाइप एफ आ रहा होता है और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और उसका भी टाइप एफ होता है, सोल फ्रेगमेंट। और एम से चाहे तो उसे थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, तुमको उसके साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो देखता है और कह रहा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, काश मुझे ये बात उनके 90% पैसे लेने पर सहमत होने से पहले पता होती, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। वो डेगर वहीं पे गड़ा देता है और कह रहा होता है, हे गाइस, क्या तुम लोग इस चाबी का इस्तेमाल करते हुए खुद के लेवल को अप नहीं करना चाहते? वो बंदा कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ ना। और वो लड़की कहती है कि ये ठीक होगा। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, लेकिन इसके एक्सचेंज में इस लिस्ट के अंदर जो भी ड्रॉप लिखे हुए हैं तुमको वो चीजें मुझको देनी होगी और साथ ही में तुमको उस अमाउंट के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट भी दूंगा जो तुमको मुझे देना होगा। वो बंदा ये सुनने से खुश हो जाता है और कह रहा होता है, अगर मैं चाबी का इस्तेमाल कर पाऊँ तो मैं तुमको टैक्स देने के बाद भी अच्छे से जी पाऊंगा। और वो लड़की भी कह रही होती है, तुम तो गॉड हो यार, थैंक यू सो मच। एमशे कहता है, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम जितना कमाओगे उसमें से मेरे को प्रॉफिट भी तो मिलेगा उतना ही ज्यादा। और फिर साथ उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने मेडिशन रूबी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर कंडीशन को पूरा कर दिया है, इसलिए तुम उसके सोल फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट एंड सीन में उसको एक बोतल मिल जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि इसके अंदर उसका सोल का फ्रेगमेंट है टाइप एफ और ये तुमको मिल गया। वो कहता है, जो कि मेरे को ऑलरेडी मटेरियल मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे फिनिश कर पाऊंगा। और फिर वो यहाँ पर अपनी सोल स्मिथ वाली स्किल को एक्टिवेट करके जो अपना डेगर है उसकी पावर को स्ट्रेंथन करने लगता है, मिक्सअप करके उस सोल फ्रेगमेंट को। और फिर ये हो जाता है, उसके फ्रेगमेंट में गलत से चमक आ जाती है, उसके सामने विंडो भी ओपन हो जाते हैं कि तुम्हारा गॉड डेगर सक्सेसफुली अवेकिंग हो गया है। और यहाँ पर उसकी एक स्किल भी अनलॉक हो गई होती है, सोल स्लैश करके। और वो लोग भी उस डेगर की चमक को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और फिर तभी वो यहाँ पर डेगर को घुमाते हुए अपना सोल स्लैश अटैक परफॉर्म करता है और उसके एक ही अटैक से सामने जो दीवार रहती है ना वो पूरी उड़े आती है और बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है। वो लोग देखते ही रह जाते हैं, पूरी दीवार उड़ा दी होती है, उसने बस एक स्लैश में गिर गई होती है। वो लोग हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है, आखिर एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। एम्स अपने वेपन की तरफ देखते हुए कहता है, वाह लगता है कि ये बस इतना ही कर सकता था, फिलहाल मेरे पास एक वेपन और मिनिमम स्किल तो है, अगली चीज जो मुझे करनी होगी अब। और फिर वो सामने की तरफ देखते हुए चलना शुरू कर देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, सोच रही होती है कहीं मेरे को मारने तो नहीं वाला ना, लेकिन वो उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़े आता है। और जो डेड बॉडीज रहती है ना अब उनके पास हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं जिससे कि वो उनके लिए प्रे कर रहा हो। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे लगता है कि वो उन प्लेयर्स के लिए प्रे कर रहा है और वो थोड़े इंप्रेसिव होने लगते हैं उससे कि तभी वो यहाँ पर उनकी बॉडीज में से बटुआ निकाल लेता है और कह रहा होता है, माल तो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि उनके पास तो बहुत कुछ था, टैक्सी के किराए के लिए इतना काफी होना चाहिए। और वो दोनों उसके रिएक्शन से काफी हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है, तुम जानती हो मुझे ये बंदा उस हेलफायर गॉड से भी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक वाइब दे रहा है। वो लड़की कहती है, हाँ मेरे को भी। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो किसी जगह पर पहुंच जाता है, उसके अंदर चला जाता है और फिर साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा कुआं होता है जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ती है और फिर वो उस कुएं से नीचे के साइड जाने
दिखाने लगता है और वो बता रहा होता है कि इस पुराने टेम्पल के सबरनेट कुएं के अंदर एक हिडन अंडरग्राउंड डंजन एग्जिट करती है, जहाँ पर तुम्हें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है। और वहाँ पर जो मॉन्स्टर मिलेंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और यूजुअली उनको चैलेंज करने के लिए एक पार्टी जाती है, 2 या 3 लोग ज्यादा से ज्यादा कम से कम। लेकिन मेरे पास गोट डेगर है, इसलिए मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ के सारे एक्सपीरियंस को मैं आराम से अपना कर सकता हूँ। और साथ ही वो नीचे उतर आता है और फिर तभी उसके तरफ कोई सिक्का फेंक देता है। वो उसको देख लेता है और फटाक से अपने डेगर से उसके 2 हिस्से कर देता है। और यहाँ पर ऑलरेडी 3 बंदे मौजूद होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं वो एक और अनादर विजिटर आ गया है। एमसी भी उनकी तरफ देखता है। वो बंदा कहता है सॉरी लेकिन ये हमारा इलाका है। एमसी कहता है क्या तुम्हारा इलाका? आखिर इस चीज का डिसीजन किसने ले लिया? वो कहता है पहले आओ और पहले कब आओ, क्या यही रूल गेम में लागू नहीं होता है? एमसे कहता है 3 लोगों की पार्टी के लिए शिकार करने के लिए, इससे भी आप बेटर जगह है और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगा, बस इसके लिए मैं थोड़ा फीस लूंगा। वो लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। और तीसरा बंदा कहता है यही बात हम लोग तुमसे कहना चाहते थे, सच में अगर तुम हमें कुछ पैसे देते हो तो हमें ये जगह तुमको कुछ देर के लिए उधार देने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और वो सोचता है अच्छा तो ये इनका बिजनेस करने का तरीका है और वो उनसे पूछता है कितना। और वो बंदा कहता है एक घंटे के लिए 50,000 है ना, अगर तुम पीछे के मोशो को भी हरा लोगे तो फिर भी तुम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे, है ना। तो फिर वो यहाँ पर उसको पैसे दे देता है और फिर कैब के अंदर चला जाता है। वो बुल्स कैब होते हैं। वो तो हुए नीचे जा रहा होता है, तभी उसे एक भेड़े की आवाज आती है। वो मुड़ के साइड में देखता है तो यहाँ ऊपर साइड से काफी सारे भेड़े निकल आते हैं। वो कह रहा होता है ये तो डायमंड बुल्स हैं, ये एक मिड लेवल का मॉन्स्टर है जिसे पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका ग्रुप दिखाई देता है और अगर मैं सोल स्लेस का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसे तुरंत ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे को इसको बात के लिए बचा कर रखना चाहिए। और वो सारे बुल्स आगे बढ़कर उसको पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो एम से भी आगे बढ़कर उनको मारना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर देखते देखते सभी मुल्स को मार गिराता है। और फिर उसे एक टी बैग मिल जाता है कि तभी पीछे से कोई उसको पर अचानक से अटैक कर देता है। वो पीछे अटैक करते हुए उसके हमले से बच जाता है और फिर साथ अपने डैग को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन वो अपना सिर पीछे करते हुए बच जाता है और आसमान में उसका अटैक चाल लगता है और ऊपर से बंदा गिरने लगता है। और वो बंदा थोड़ा हंसते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और वो सोच रहा होता है इसने तो मेरा डे को अवॉइड कर लिया, लगता है कि ये फाइटिंग में थोड़ा माहिर है। जब मैंने मोशो को हराने के बाद अपना गार्ड थोड़ा सा डाउन कर दिया, उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुमने पूरा अटैक कर दिया। तुम सचमुच ऐसे आदमी लगते हो जो अचानक हमला करना पसंद करता है। वो भी आगे से हंसते हुए कहता है लव इट। एम से कहता है अगर तुम इंतजार में बैठे रहे तो अच्छे इक्विपमेंट के लिए शिकार तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। तब यहाँ पर तीसरा बंदा कहता है ओ तुमने नोटिस कर लिया। एम से कहता है ये सभी लगड़ भगो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सीक्रेट प्लेस है ना। ये काफी अजीब था जब तुम लोग यहाँ पर अकेले लोग थे। अगर तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे तो तुमको एक नकली पार्टी भी प्लान करनी चाहिए थी। और वो सोच रहा होता है वेल मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैंने उसके हथियार को देखा, ये बिग गाय नकल गार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। और वो दूसरे बंदे की तरफ भी देखता है जो तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा बंदा जो कि इनका लीडर है उसके हाथ में जो रिंग होती है ना वो उसका एंड टाइम है और वो कह रहा होता है यही है जो काफी ट्रबल खड़ी कर सकता है। और वो बंदा कहता है वेल इसके लिए सॉरी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, हमने जो ट्रबल खड़ी कर ली, चलो मैं तुमको इसका कंपनसेशन भी दे देता हूँ। और वो उसकी तरफ काफी सारे सोने के सिक्के फेंकता है जो देखकर एम से काफी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है क्या पैसे फेंकना है इसके लिए कोई मजाक है। और मुझे लगता है कि ये कम से कम 10,000 यन तो होंगे ही। वो बंदा कहते हैं मेरा हाथ गलती से स्लिप हो गया, मुझे माफ कर देना, क्या तुम मेरे लिए उनको उठा सकते हो। ये सुनने के बाद एम से सोच रहा होता है ये जरूर एक ट्रैप है। एम से कहता है कि ये वाकई में कंपनसेशन है अगर तुम दूसरे व्यक्ति को कुएं टेकने के लिए मजबूर कर रहे हो। और वो कह रहा होता है उसके हाथ में जो रिंग है वो कॉइन एक्सप्लोजन रिंग है। ये एक ऐसा इन टाइम है जिसकी वजह से सिक्के छोटे छोटे एक्सप्लोजन में बदल जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, वो मुझे कम आंक रहे हैं। और वो अपना चाव कुछ खाते हुए कहता है ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम अपने से ज्यादा हाई रैंक वाले पर्सन को टाइटल करने के बाद भी यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। और वो बंदा कहता है तू तो बस एक बास्टर्ड है जो ये तक नहीं जानता कि अपना मुंह कम बंद रखना चाहिए। क्या तू इस फैक्ट के बारे में भूल गया है यहाँ पर हम लोग 3 लोग हैं। एमसी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 1000 की संख्या में क्यों ना हो, तो बस तुम छोटे कीड़े ही। अगर मैं तुम सबको साथ में भी गिनूं तब भी तुम लोगों की कीमत मेरे लिए एक सिंगल येन जितनी भी नहीं होगी। ये सुनते से वो बंदा चढ़े आता है और कह रहा होता है बास्टर्ड, और चुटकी बजाते हुए वहाँ पर धमाके करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है प्लेन में थोड़ा चेंज आ चुका है। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसको एक आसान मार दूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मारने से पहले मैं उसके हाथ पे बिल्कुल अलग कर दूं। और वो अपने साथियों को उसको ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। वो अपने पंच से एमसी के ऊपर वो कम मारता है लेकिन वो पीछे हटते हुए उसके पंच से बच जाता है। तभी पीछे से वो दूसरा बंदा अपने ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो पीछे घूमते हुए उसके अटैक को रोक लेता है, पर तभी पीछे से वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो अपने ब्लेड को गोल गोल घुमाते हुए दोनों को ही थोड़ा दूर उड़ा देता है। और वो कह रहा होता है तुम लोगों ने कहा था अगर मैं 50 के पे कर देता हूँ तो तुम लोग मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी वो डील टूट चुकी है, अब मेरे को मेरा पैसा वापस
$100 चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वो बंदा भी आगे से कहता है ठीक है मैं तुमको पे करूंगा इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लोडिंग कॉइन। और वो चुटकी बजाते हुए कहता है कॉइन एक्सप्लोजन, और वो उसकी तरफ बहुत सारे सिक्के फेंक देता है जो कि नीचे गिरकर फट रहे होते हैं। तो वो भी वहां से भागना शुरू कर देता है और फिर तभी वो तलवार वाला बंदा जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसकी तलवार भी तोड़ देता है और एक स्लैश मारते हुए उसके ऊपर अटैक भी करता है, पर वो झुकते हुए जैसे तैसे बच जाता है। ये देखकर उनका लीडर चौंक गया होता है और कह रहा होता है आर्यन की तलवार तो टूट गई यार, उसके पास जो डेगर है ऐसा हो सकता है कि वो वाकई में असल में कोई एपिक एंड टाइम है, लेकिन ये अभी भी एक्सपेक्टेशन में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे बंदों के हाथों हमारा काम तमाम हो जाए और सिक्के उसे परेशान कर रहे होते हैं, वो वहां से भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये तो बेवकूफों की तरह से इधर उधर फेंक रहा है। तभी वो बड़ा बंदा आ जाता है और उसको रॉकेट पंच मारने लगता है और उसकी पंच की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर हमें हवा में एमसी का डेगर नजर आता है और वो बंदा खुश होने लगता है, सोच रहा होता है कि वो मर गया और पीछे से उसका साथी डांट रहा होता है क्योंकि उसने लगभग उसको भी खत्म कर ही दिया था। और वो कह रहा होता है जो भी हो वो बंदा था तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे हैरानी है कि मेरे को अपनी तलवार को फिक्स कराने में कितना पैसा लग जाएगा। और उनका लीडर कह रहा होता है कोई भी हथियार कितना अच्छा क्यों ना हो वो बेकार हो ही जाता है जब उसे चलाने वाला पर्सन मारा जाता है, जिंदा ही नहीं बचता। और अब ये लूट कलेक्ट करने का टाइम है और वो ब्लेड उठाने लगता है कि तभी यहाँ पर आवाज आती है सोल रेजिस्टेंट, और यहाँ पर सोल्स की बनी हुई चेनें आ जाती हैं जो कि उसके दो साथियों को उठाते हुए हवा में बांध देते हैं। वो ये देखकर चौंक जाता है, वो साथी उसके दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो अपने साथियों को आवाज दे रहा होता है कि तभी यहाँ पर एमसी बोलता है और मैंने सीधे अपने पावर सोल मिस्ट का इस्तेमाल करा उनके सोल्स को बांधने के लिए और यह मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एमसी उसे फटाक से रोक देता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। वो कह रहा होता है अच्छा ऐसा क्या, और वो अपने शेकर को छटकाना शुरू कर देता है जिससे बहुत सारे सिक्के निकलते हैं और फटने वाले ऑफ कोर्स। तो वो यहाँ पर सोल डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए फटाक से उसको भी बांध देता है और वो उसको गले से भी पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि मेरा कॉइन एक्सप्लोजन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। एमसी कहता है सोल रिस्टेड, ये तो दुश्मनों की स्किल को भी सील कर देती है और अगर लेवल का गैप हो तो ये और ज्यादा आसान हो जाता है। वो चलाते हुए कहता है कि लेवल गैप, तुम कह रहे हो लेवल गैप, मेरा लेवल 7 है और अभी इसे करंट वर्ल्ड के हिसाब से मेरा लेवल अभी काफी हाई है। एमसी कहता है अच्छा यानी कि तुमने काफी अच्छा स्टार्ट करा है। और एमसी सोच रहा होता है मुझे हैरानी है कि अब ये लोग मेरे साथ नेगोशिएशन करेंगे, मेरे को इनकी सोल एक्सट्रैक्ट करनी है, सोल फ्रेगमेंट लेना है और उसके लिए मेरे को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि उन सबकी जो सोल का टाइप है ना वो ये फारा होता है और अलग अलग कंडीशन हो रही होती है उनसे लेने के लिए। और वो उनके लीडर की कंडीशन को देखता है और कह रहा होता है इस बंदे की कंडीशन को तो मैं अभी फुलफिल कर सकता हूँ। वो कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, प्लीज मेरे को मत मारो। आखिर तुम्हें किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहोगे तो यहाँ पर मैं हूँ जिसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहता है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ब्लड, यहाँ तक कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि उनको खरीदना चाहेंगे। आखिरकार 50,000 का इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो होगा ही। ये सुनते से वो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं। कह रहा होता है लीडर, लगता है कि ये बंदा वाकई में हमें साथ वही करने वाला है जो ये बोल रहा है। उनकी बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है यार, मैं तो बस एक सीधा सा पर्सन हूँ। एमसी कहता है आखिर इसमें गलत क्या है, अगर तुम लोग मेरे को पैसे नहीं दोगे तो तुम मेरे को तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर पैसे कमाने का दूसरा तरीका तो निकालना ही होगा। उनका लीडर चलाते हुए कहते हैं आखिर तुमने सडनली इस तरह की बातें बोलना स्टार्ट क्यों कर दी, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और वो रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है प्लीज मेरी जान को बख्श दो। उसके आंसू टपक जाते हैं और यहाँ पर सिस्टम बोलता है कि उसकी कंडीशन पूरी हो गई, असल में उसको डराने का कंडीशन था तो यहाँ पर उसने फुलफिल कर दिया होता है। तो यहाँ पर उसको उसका सोल फ्रेगमेंट मिल जाता है और फिर वो यहाँ पर सभी को नीचे गिरा देता है, सब खांसते हुए उठते हैं और फिर वो उनकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फेंकता है और कह रहा होता है इसे साइन कर दो। वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और कह रहे होते हैं क्या हम लोग हमारी इनकम का 90% देंगे तुमको, और ऊपर से हम लोगों को तुम्हारी बातें भी माननी होंगी। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम लोगों को कोई इससे दिक्कत है। वो लोग कहते हैं नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में पेज उसके हाथ में होते हैं और वो कह रहा होता है ठीक है अब से तुम तीनों मेरे फाइनेंशियल सपोर्टर्स हो गए और याद रखना अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की कब्र खोद दूंगा वहीं पर। और इसके अलावा मेरे को उस बंदे के पास ले चलो जो कि तुमको बैकिंग कर रहा है, पीछे से सपोर्ट दे रहा है। ये सुनते से वो एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तुमको कैसे पता। एमसी कहता है जो इक्विपमेंट तुम यूज कर रहे थे वो ऐसे इक्विपमेंट है जो किसी कमजोर के पास तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑब्वियस ही है कि तुम्हारे पीछे कोई बंदा है, क्यों मैं सही हूँ ना। वो फटाक से घबराते हुए उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है प्लीज इसके अलावा कुछ भी, अगर हमारे बॉस को पता चला कि हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनके अलावा किसी और के साथ तो फिर हमारा काम तमाम हो जाएगा। और वो उसको लात मारते हुए कहता है अपने बॉस के खिलाफ जाओ या फिर अपने ऑर्गन्स खो दो, तुमको किस बात से ज्यादा डर लगता है। तो दिखाया जाता है यहाँ पर वो टोपी वाला बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है मेरे को किसी के साथ भी कुछ नहीं करना।
ना और रोते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो उंगली करता है उसकी तरफ और कह रहा होता है कि तुमको वाकई में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और वो अपनी चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़कर हवा में उड़ा देता है। और ये देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है हम तुमको उसके पास ले जाएंगे। तभी वो कहता है तुम अपने सारे वेपन्स और मनी भी मेरे को दे दो। ये सुनते से वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर एमसी ने उस बंदे को भी पकड़ लिया होता है जो कि अब कुछ नहीं कर पा रहा होता। और एमसी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड की सिक्योरिटी काफी बैड स्टेज में है, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त में कोई ऐसा एक्सेप्ट करता है जो कि मुझे वाकई में नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर यहाँ पर हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है। वो लेवल 36 पर होता है रई, और उसके स्टेट्स भी अच्छे खासे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें एक तंबू का सीन दिखाया जाता है जो कि बेसिकली सर्कस वाली जगह होती है। और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि किसी बंदे को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, और पिंजरे में कुछ बंदे बंद होते हैं और वो कह रहे होते हैं मेरे को उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। और वो बटलर कहता है तुम तो वो काम ही पूरा नहीं कर सकते जो कि तुमको दिया गया है, और जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारे बॉस के लिए सॉरी महसूस हो रहा है। और क्या तुमको अभी अपने बॉस के लिए सॉरी महसूस नहीं होता? तभी पिंजरे में से एक बंदा चलाते हुए कहता है बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया, अगर ऐसे चलता रहा तो वो मर जाएगा। और वो बंदा कहता है तो फिर इसको मर जाना चाहिए, वैसे भी तुम लोग उसको बहुत ज्यादा नीचे खींचे जा रहे हो। कि तभी यहाँ पर बॉस आ जाता है और कह रहा होता है मेरे बारे में क्या बातें चल रही हैं। वो उसको देखते से घबरा जाते हैं और कह रहा होता है अरे बॉस। और वो उससे कहता है लो क्या तुमने उसको डिसिप्लिन सिखाना फिनिश कर लिया? और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उस बंदे के पास बैठा हुआ रहता है। तुमने तो क्लियरली बहुत ज्यादा ओवरडू कर दिया है, अगर तुम्हारे को हेड टूट जाए तो उसका इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक बना हुआ रहता है। और वो उससे कहता है वैसे भी हमारे पास हमारे गिल्ड की शॉर्टेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए कितना भी इनकैटिव हो, लेकिन तुम इसे इस तरह से ब्लैक नहीं कर सकते। वो घबरा जाता है और कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनते से वो थोड़ा खुश हो जाता है कि बॉस उसके साइड ले रहे हैं। वो कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली। कि तभी वो अपने पास से कोड़ा निकाल कर उसको मारना शुरू कर देता है जोर से, और बोल रहा होता है इस तरह से एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है, तुम चापुक से मांस को जितना चाहिए उतना काट सकते हो क्योंकि इनसे उनकी कोई हड्डियां नहीं टूटते हैं। और यहाँ तक एनिमल वेलफेयर वाले ऑर्गेनाइजेशन भी लेजी जानवरों की हेल्प नहीं करती, और वो उसको बहुत बुरा मारता है। और वो उसको और ज्यादा मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं बॉस हम लोग वापस आ गए। वो मुड़ के उनकी तरफ देखता है और कह रहा होता है तो तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए। और हम देख पाते हैं ये वही 3 लोग होते हैं जिनकी एमसी ने पिटाई कर दी थी कुछ देर पहले। उनका लीडर कह रहा होता है हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, अब जबकि हमारी हालत इस तरह की हो गई है तो हमारे लिए ऑपरेशन को कंटिन्यू रख पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। और वो उसके हाथ की तरफ देखता है, उसको रिंग नजर नहीं आती, तो वो उससे कहता है ओके उस रिंग के साथ क्या हुआ जो कि मैंने तुमको दी थी? क्या तुम जानते हो वो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी? और वो फटाक से उसके सामने झुकते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ बॉस, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करा है, असल में वो रिंग हमसे चुरा ली गई है। वो आदमी प्रैक्टिकली एक मॉन्स्टर ही था, काफी खतरनाक था वो। ये सुनते से वो उसके मुंह पे चापुक मारता है और वो नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो गाइस, अब भले हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है फिर भी ये सोचना गलत है कि हमने जो कुछ भी इकट्ठा करा है वो बस एक कूड़ा है। उसके बाद सुन के वो दोनों मनी मन कह रहे होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे हरेसमेंट की वजह से सभी लोग नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। वो कह रहा होता है यहाँ पर बस एक ही जॉब है जो कि तुम जैसे कचड़ों को दिया जा सकता है, और वो लोग को आवाज देता है। तो वो घबराते हुए कहता है हाँ बॉस। वो उससे कह रहा होता है जल्दी से जॉनी उनको यहाँ पर लेकर आओ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है एक व्हाइट टाइगर की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि उसी बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो टाइगर काफी बड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो घबरा जाता है और कह रहा होता है बॉस प्लीज मजाक मत करिए, मैंने शुरू से ही आपके हर ऑर्डर को मारा है और अच्छे से पूरा करने की कोशिश करी है। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कह रहा होता है जोने कौन डिनर का टाइम हो गया है। तो वो टाइगर आगे बढ़ता है और उसको खाने ही लगता है कि तभी यहाँ पर रे की एंट्री हो जाती है। वो झूलते हुए आता है और उस टाइगर को लात मारते हुए दूर उड़ा देता है। दिखाया जाता है वो टाइगर दूर जाकर गिरता है और ये देखकर वो भी घबरा जाता है। वो उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है सॉरी, लेकिन मैं तुमको मेरे कीमती इनकम सोर्सेज को ऐसे ही नहीं मानने दे सकता। और वो लोग भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं राइसान। और वो अपने टाइगर के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है जो निकुन क्या तुम ठीक हो? बेचारा किटी तुम डर गए। और वो लोग रे के पास पहुंच जाते हैं और कह रहे होते हैं तुमको तो आने में बहुत ज्यादा देर हो गई राइसान, आकर तुम कर क्या रहे थे? और वो कह रहा होता है तुम्हारे हैंड आउट पे तो मुश्किल से कोई पैसा था, मेरे को छोड़ो यार। कि तभी पीछे से वो रे के ऊपर अपने कोड़े से अटैक कर देता है। पर तभी यहाँ पर रे अपनी तलवार को घुमाते हुए एनर्जी के कुछ फ्लैशेस मारता है जिससे उसके कोड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो कह रहा होता है आखिर तू है कौन यार? वो बोलता है क्या मैं अब से मैं इन लोगों का न्यू एम्प्लॉयर हूँ। ये सुनते से लोग चलाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है क्या न्यू एम्प्लॉयर? और उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों का बॉस के पति ग्रेटिट्यूड कहाँ चला गया? बॉस पहले थे जिन्होंने तुमको काम पे रखा था और तुम्हारी देखभाल करी थी। वो चलाते हुए कहते हैं क्या ग्रेटिट्यूड आखिर हमें जैसे पर्सन के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है क्यों चाहिए? टोपी वाला भी कह रहा होता है हाँ ये एकदम सही कह रहा है, हम लोग तो बस उसकी बात इसलिए सुनते थे क्योंकि हमें उससे डर लगता था, लेकिन रेसान तो उससे भी ज्यादा
ज्यादा स्कैरी है। रे कहता है कि तुमने सुन लिया खुद अपने कानों से, और फिर साथ ही वो दूसरे बंदे को आवाज देते हुए कहता है, ओए जो तुम वहाँ पर है, अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट करते हो तो मैं तुमको इन लोगों से बचा सकता हूँ। ये सुनते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लोगे। वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, जितना भी तुमने कमाया है और जितना भी तुम कमाओगे उसका 50% तुमको मेरे को देना होगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमको ये गेम खेलने के कुछ टिप एंड ट्रिक भी दूंगा। और मैं श्योर हूँ कि इस क्रीपी सर्कस में फंसे रहने से तो ये चीजें ज्यादा बेटर है। ये सुनते से पीछे वाले चिल्लाते हुए कहते हैं कि 50%, लेकिन तुमने तो हमसे 90% बोला था। रे कहता है तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए। और वो जोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है, मेरे कीमती जॉनी कॉन को इंसल्ट करने के बाद अब तुम मेरे आदमियों को, मेरे सबऑर्डिनेट को चुराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम चारों को मारकर खुद अपने हाथों से नर्क पहुंचाऊंगा। और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ओए तुम जानते हो ना हम लोग जापान में है, इस तरह के बर्बर बिहेवियर को यहाँ पर कब से सेंड किया जाने लगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये हो तो यहाँ पर सब चलता है। और वो यहाँ पे अपना एक गोल्डन कार्ड दिखाता है जो कि गिल्ड मैनेजमेंट का लाइसेंस होता है जो कि उसको मिला है। और रे उसके हाथ में वो देखता है और कह रहा होता है ये तो गिल्ड मैनेजमेंट का लाइसेंस लगता है। वो बंदा कहता है जापान के गवर्नमेंट सचमुच बहुत ज्यादा चिंतित हो गई है मास्को की तबाही देखने के बाद, इसलिए उसने गिल्ड मास्टर्स को ऑर्डर दिया है डेंजन्स जीतने के लिए। और अगर तुम्हारे पास ये होती है तो तुम्हारे पास इतनी पावर होती है कि तुम लोगों के ऊपर से भी जा सकते हो। और साथ ही उन लोगों ने हमको इतनी अथॉरिटी दे दी है कि हम लोग लोग से भी ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पुलिस से अभी में ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। प्रेजेंट टाइम में जापान में पावर ही सब कुछ है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर तुम सभी को भी मार डालूंगा तभी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे ही कहता है उन लोगों ने ये बांटना तब शुरू कर दिया होगा जब मैं टेंशन में था। इन अदर वर्ड, अगर मैं भी गिल्ड मास्टर में से एक बन चाहता हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह एक शेडी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्यों है ना। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है, तुम क्या बेवकूफ आदमी है, एक गिल्ड मास्टर बनने के लिए पहले तुमको सर्टिफाइड वीर रैंक का प्लेयर बनना होता है कम से कम। और भी उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है, वेल जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वो उसके ऊपर धाए धाए करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है और बुलेट उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। वो कंटिन्यू लगातार बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसके बैरियर के पार नहीं जा पाती। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और उनमें से कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं करता है टेंशन को जीतने के लिए, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों। और वो उसके पास बढ़ रहा होता है, वो घबरा जाता है और कह रहा होता है मेरे पास मत आना, लेकिन रईसू की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है तो फिर वो बैरियर से ठुकर जाता है और पीछे की तरफ घुसरते हुए जाने लगता है। वो तो लगाकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। एमसी लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो फाइनली उसको क्रश कर देता है दीवार के साथ चिमटा के, और फिर उसकी हालत बेकार हो जाती है, वो नीचे धड़ाम करके गिर जाता है। और वो कह रहा होता है इस तरह के वेपन का इसलिए अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अब ऐसे स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि इन वेपन्स को सरपास कर चुकी हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरे जैसे किसी के सामने इन खिलौनों के साथ जीत सकते हो। और वो पिंजरे वाले लोग भी कह रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो बॉस भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रे उन लोगों से पूछता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरी डील के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं, और अगर तुम मेरी डील के अंदर इंटरेस्टेड होते हो तो मैं तुमको बोनस के तौर पर इस जोकर के साथ जो चाहे वो करने दूंगा। ये सुनते से वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा ग्रज है, अगर मेरे को उसे बदला लेने का मौका मिलेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और वो बंदा कहता है, तुम जैसा कोई जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो अथॉरिटीज बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। रे कहता है, जैसे कि इस बात से मेरे को कोई फर्क पड़ता है, क्या तुम्हें वही नहीं थे जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर चिल्ला कर कह रहा था कि पावर ही सब कुछ है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो पिंजरे वाले लोग आजाद हो चुके होते हैं और अपने बॉस के सामने खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और फिर वो सभी लोग मिलकर उसको बहुत बेकार से पीटना शुरू कर देते हैं। और रे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, आज तो मैंने काफी पैसे कमा लिया, मुझे लगता है कि मेरे को इन बंदों का यूज करते हुए और ज्यादा पैसे कमाना चाहिए। और फिर तभी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें टेस्ट वगैरह कुछ बताया जा रहा होता है और टाइमिंग चल रही होती है। वो कह रहा होता है बस 1 मंथ ही बाकी है और क्या परफेक्ट टाइमिंग है। और फिर इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेयर एसोसिएशन हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पर रैंक को सर्टिफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो अपना रे रहता है वो भी चलते हुए आ रहा होता है और पीछे 3 लोग बंदे होते हैं, उनमें से एक कह रहा होता है कि तुमने इसके बारे में सुना, अगर तुम एक बी रैंक या फिर इससे भी ज्यादा हाई रैंक के प्लेयर बन जाते हो तो गिल्ड जो तुमको सैलरी ऑफर करती है वो वाकई में काफी ज्यादा हाई रहती है, एनुअल सैलरी लगभग 10 मिलियन के आसपास होती है, और ये तो भाई सपना होता है। दूसरा बंदा कहता है तो अपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत कर, पूरे जापान में बस 1% ही लोग होते हैं ऐसे जो कि बी रैंक पर होते हैं, तो ये तो पता ही है ना, और पूरी कंट्री में अपन के बस 9 ही रैंक है
मतलब कि सिर्फ 9 ही लोग हैं जो कि ए रैंक पर हैं। पर उनका दोस्त हंसते हुए कहता है तुम लोग देखना 10वां मैं हूँगा। और रे उनके आगे आगे चलते हुए जा रहा होता है और फिर हमें बताया जाता है प्रोफेसर ऑनलाइन को रियलिटी बने हुए पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं। और शुरुआत में जापानी सरकार ने 100 मिलियन की बाउंड्री ऑफर करी, जो भी ट्राई को क्लियर कर लेगा उसको मिलेगा। तो काफी सारे लोगों ने इस चैलेंज को लिया। हालांकि जैसा कि एक्सपेक्टेड था इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिजास्टर निकला और फिर तभी से उसके बाद से प्लेयर एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना मैंडेटरी कर दिया गया। और अगर कोई बंदा एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करता है तो उसको ट्रायल करने की इजाजत नहीं होती और साथ ही उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। एमसी चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं श्योर हूँ इसके अंदर बहुत सारा पैसा है और उनमें से मेरे को भी कुछ चाहिए, कि तभी उसकी नजर ऊपर की तरफ पड़ती है। ऊपर से कोई बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो साइड होते हुए बच जाता है। और वो एक साइन बोर्ड रहता है जो कि किसने फेंका था ऊपर से, और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर वही बंदा होता है वो जिसको एमसी से कर्जा वसूलना है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या लगता है कि तुमने मेरे को पहले ही पकड़ लिया, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरे कर्ज वसूलने से बच पाओगे। और वो जंप करते हुए उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहता है लॉन शार्क टकाओ, क्या तुम भी सर्टिफिकेशन, क्या तुम भी रैंक सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आए हो। और वो कह रहा होता है कोई ऐसा बंदा जो कि नोट सीखे के पन से ढेर हो गया था उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बस वो यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी ही वेस्ट करेगा। वो आगे से हंसते हुए कह रहा होता है तुमको क्या लगता है कि मैं भी वही पर्सन हूँ जो कि पहले हुआ करता था, अब मैं पहले से बदल गया हूँ, अब मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है स्पायरमैन। ये सुनते ही वो आगे से जोरों से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि स्पायरमैन ये क्लासेस तो वो लोग सुनते हैं जो कि अमेच्योर होते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। ये शुरुआत में तो काफी सॉलिड क्लास होती है लेकिन एंड तक आते आते ये बेकार है। ये सुनते से वो चलाते हुए कह रहा होता है तो फिर तुम्हारी क्लास क्या है। वो आगे से कहता है क्या मेरी बिगनर। ये सुनते से वो आगे सांस पड़ता है और कह रहा होता है बिगनर तो प्रैक्टिकली तुम एक क्लास लेस बंदे हो। और रे कह रहा होता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मेन क्लास बिगनर ही है आफ्टर ऑल। वो कह रहा होता है जो भी हो तुमको पैसे तो चुकाने पड़ेंगे किसी दिन, और अब मैं तुमको दिखाऊंगा एक स्पायरमैन के ट्रू पावर। और वो ही साइन बोर्ड निकाल लेता है डबल से और उससे उसके ऊपर किसी टेक्निक से हमला करना शुरू कर देता है। बहुत सारे साइन बोर्ड मारते हैं उसको, लेकिन वो उसके हर अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है। जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो उसे कह रहा होता है मैं यहाँ पर बिना फालतू का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता एग्जाम से पहले, और वैसे भी यहाँ पर तुम थे जिसने पहले मूव करा था, तो अब ये लो। और वो उसको मारकर हवा में उड़ा देता है। वो बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर साजिश चलाते हुए नीचे जाकर धड़ाम गिर पड़ता है और वहीं शहीद हो जाता है। और लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे रैंक एग्जामिनेशन फीस मांगती है जो कि 8,000 येन होती है। ये सुनने के बाद वो सोच रहा होता है ये तो काफी एक्सपेंसिव है, और वो फीस भर देता है और कोने में बैठकर थोड़ा डिप्रेस होने लगता है कि 8,000 येन चलेगा यार। और फिर तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, कह रही होती है सॉरी इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। तो रेसन चलो हम लोग तुम्हारा रैंक सर्टिफिकेशन एग्जाम शुरू करेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसको अपने साथ एक रूम में लेकर आ जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पर्पल कलर का क्रिस्टल रखा हुआ रहता है। वो सोच रहा होता है इस एग्जाम को तो बिल्कुल वैसे कंडक्ट किया जा रहा है जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। वो उससे कहता है तो बस मेरे को अपना हाथ इसके ऊपर रखना है ना। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अपना हाथ उस पत्थर के ऊपर रख देता है और जैसे वो उस पत्थर को टच करता है जबरदस्त ऑरा रिलीज होता है, जिसको देखने के बाद वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उससे कह रही होती है रे इंसान तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी भी बेटे को ए रैंक दिया गया है, उसको ए रैंक मिलती है। मैं श्योर हूँ कि तुम ऑलरेडी इस बात से अवेयर थे, लेकिन प्लेयर चाहे तो अपनी क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। और फिर वो बताना शुरू कर देती है जॉर्डमैन, मैजिक मास्टर, आर शॉप, और अगर तुम्हें इच्छा हो तो हम लोग तुम्हारी क्लासेस चेंज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो एम्स रहता है वो इस बात से रिफ्यूज कर देता है। वो कह रहा होता है मैं चाहे जितना भी चेंज करना चाहूँ लेकिन जो क्लास में चाहता हूँ वो अभी तक मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है। वो पूछती है आखिर किस तरह की क्लास। वो कहता है मैं तुमको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो वो आगे से कुछ नहीं बोलते। वो कह रहा होता है नॉर्मली क्लासेस को चेंज करने के लिए तुमको एक स्पेशल आइटम यूज करने की जरूरत होती है, तो तुम्हारे एसोसिएशन वालों ने उसकी तैयारी तो कर ली होगी। वो कह रही होती है हाँ मैंने खुद उस एंड टाइम को क्रेडिट करा है। वो कहता है क्या तुमको बस इतना ही बताना था। वो लड़के कहते हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। वो पूछता है आखिर क्यों। वो बताते हैं तुम्हारी ए लेवल के पावर किसी भी दूसरे प्लेयर से ज्यादा है जितने कोई भी अभी तक हमने देखा है। लेकिन अगर तुम अपनी क्लास को चेंज नहीं करते तो फिर तुमको ई रैंक पर ही रखा जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ई रैंक वालों को प्रैक्टिकली मेट्रो में गिराना चाहता है, उनके ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और वो गिल्ड भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए तुमको इसका डिसएडवांटेज होगा। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी बेवकूफ रूल बनाना बहुत ही पसंद होता है लगता है। और वो सोच रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने किसी मनी मेकर को अपनी जगह पर बी रैंक वाला बना दूंगा और उसको गिल्ड का मास्टर बना दूंगा, कंट्रोल तो मेरे ही रहेगी हाथ में।
और जहाँ तक वो मेरी नज़र में है, सिर्फ एक ही क्लास में वो पोटेंशियल है जो कि प्रोफेसर ऑनलाइन को क्लियर कर सकती है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी रीज़न हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अपने प्रोफेशन को चेंज करने का। और वो कहता है भले मैं ई रैंक पर हूँ, लेकिन ट्रायल्स को क्लियर करने पर मेरे को भी 100 मिलियन येन का बोनस मिल सकता है ना। वो कहती है हालांकि ये बात सच है कि तुमको मिल सकता है, लेकिन वो कहने लगता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है समझ गई, और दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसके ऊपर भी ई रैंक लिखा जाएगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बाहर निकल आता है और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो कि नए प्लेयर्स को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहते हैं। कोई कह रहा होता है सी रैंक से जो अबव होगा उनका स्वागत है, हम उनको अपने यहाँ पे ज्वाइन करने देंगे। और कोई कह रहा होता है हम लोग डी रैंक वाले प्लेयर और उससे अबव को वेलकम करेंगे। ये चल रहा होता है यहाँ पर, वो सब सुन रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स के लिए आए हैं और ये लोग कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। और फिर तभी दो लेडीज उसके पास आती हैं और कह रहे होते हैं कूल गाय, हम लोग प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि डी रैंक या फिर उससे अबव हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुन के लड़कियाँ कहती हैं अच्छा, सुन के सॉरी फील हुआ और वहाँ से निकल जाती हैं। वो आसपास देखता है और सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये रैंक वालों को बिल्कुल हॉट पटोटे की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन वेल मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं है किसी के अंडर काम करने का। और फिर तभी पूरी भीड़ में उसको एक बंदा नजर आता है जो कि थोड़ा अलग वाइब कर रहा होता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिलते हैं और वो बंदा कह रहा होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि मैंने एकदम सही अज्यूम करा था, तुम रही हो ना। और फिर वो उसको अपना कार्ड देता है, वो उसका कार्ड देखता है जो कि विंग ऑफ जीनियस का होता है और सतोई जी लिखा होता है उसके ऊपर। और फिर तभी पीछे खड़े कुछ बंदे उसकी तरफ देखते हैं और वो उस पर्सन को पहचान जाते हैं और कह रहे होता है ये तो वही पर्सन है ना। दूसरा भी कहता है हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये था स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड विंग्स ऑफ जेनिस का फिडोर सान है। ये सुनने के बाद रे भी कहता है क्या फिडोर? वो आगे से थोड़ा हंसते हुए कहता है हाउ अमेजिंग, फिडोर मेरा यूजर नेम हुआ करता था पहले गेम के अंदर। तो रे सोचा होता है बेसिकली ये बंदा सेलिब्रिटी है और अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूँ तो शायद मैं इससे भी थोड़े पैसे कमा सकता हूँ। वो कह रहा होता है तो बताओ आगे तुम मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो कहता है मैं काफी टाइम से तुम्हारे इंतजार कर रहा था। और फिर तब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे इंतजार कर रहे थे विंग ऑफ गेनिस। और ये वही बंदा होता है, वही लॉन शार्क। और वो वहीं से ही कहते हुए आ रहा होता है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो ना, और उस बंदे के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो जो इस वीर रैंक के ताकाउसामा के बारे में जानकारी हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता दूं मैं कोई छोटी मोटी रकम से प्रभावित नहीं होने वाला। और ये सोच रहा होता है ये बंदा फिर के से आ गया और ये तो इतना कमजोर था फिर भी वी रैंक, क्या इसने एग्जामिनर को धमकाया होगा या फिर कुछ और किया है? और वो उसे थोड़ा दूर हटते हुए कहता है सॉरी आगे तुम हो कौन यार? ये सुनते इसे वो चटक जाता है और कह रहा होता है तूने क्या कहा लड़कियों जैसे दिखने वाले आदमी? और वो उसको टाई खींच कर पकड़ लेता है, कह रहा होता है बात लगता है कि तेरे को बताना होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। कि तभी वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसे नीचे गिरा देता है और बोल रहा होता है जैसे जैसे हम बिना फालतू की बकबक में लगते रहते हैं विनाश का समय निकट आता जाता है और मेरे पास तुम जैसे लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिर वो भी चिढ़ते हुए चला जाता है और कह रहा होता है बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना मेरे को रिक्रूट करने के लिए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो सॉरी बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, मैं भी उस बंदे से बहुत परेशान हूँ। तो आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमको मेरे ई रैंक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए है ना? यह सुनते ही वो आगे हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुम बस एक ही रीजन की वजह से ई रैंक पर हो, वो ये है कि तुमने जॉब को चेंज करने से इनकार कर दिया होगा। वो बताता है हमारी एक्टिविटीज को एसोसिएशन द्वारा समर्थन प्राप्त है। रे कहता है ऐसा लगता है कि प्लेयर एसोसिएशन काफी लापरवाह है, ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और जापान के डाउनफॉल की वजह से हम इतनी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते और ये बात मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि इसकी हमें काफी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और वो कहता है रे क्या तुम हमारी गढ़ में शामिल होना चाहोगे? हम तुमको ठीक होते पे करेंगे ताकि हमने एसोसिएशन को पे करा था फीस के तौर पर इन्फॉर्मेशन के लिए। और वो अमाउंट देखते से काफी हैरान हो जाता है, 10 मिलियन का अमाउंट होता है। वो सोचा होता है अगर मैं ये पुराना वाला में होता तो मैं पक्का इस डील को एक्सेप्ट कर लेता। और वो उसे कहता है सॉरी लेकिन मेरा किसी भी गढ़ में जुन होने का कोई भी इरादा नहीं है। और वो आगे से थोड़ा हंसते हुए कहता है मैं जानता था तुम्हारे जैसा कोई पावरफुल बंदा इतनी छोटी सी मनी से मूव नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो हमारे पास है। हमारे गिल्ड को सरकारी एजेंसीज यहाँ तक कि दूसरे विदेशी गिल्डों का सपोर्ट भी हासिल है और ये कहना हमारे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम इस दुनिया के ग्रेटेस्ट विकी हैं। और ये वाली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तुमको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है लेकिन हम तुमको सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करेंगे। रे उसे पूछता है तो क्या तुम अपनी इस इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे को बता सकते हो कि वो कौन प्लेयर है जिसने ऑनलाइन प्रोफेसी को पूरा कंप्लीट करा है? और वो कहता है कोई भी नहीं है, इस दुनिया में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है
है जिसने आज तक इस गेम को क्लियर करा हो। ये सुनने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि कोई भी आकर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और वो कह रहा होता है अच्छा तभी मैं इसमें रिफ्यूज करता हूँ इस बात से। और उसको यहाँ पर उसका इंटेंस हो रहा महसूस हो जाता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और कार्ड रखते हुए कह रहा होता है ठीक है, अगर कभी तुम्हारा माइंड बदले तो बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर लेना। और वो वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है खुद से आखिर में तेल दी पीछे क्यों हट गया, क्या इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे हमारी गिल्ड की रेपुटेशन कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं डर गया क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझसे कहा कि इस बंदे को बिल्कुल भी एंग्री नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक मॉन्स्टर है। और फिर तभी पीछे से वो आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रख देता है तो वो एकदम घबरा जाता है। वो उसको यहाँ पर अपना कार्ड देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और मैं प्राइस के हिसाब से तुम्हारी डिमांड को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और वो उसका कार्ड ले लेता है, कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है यार तुम हो कौन रही। और फिर इसके बाद हमें विंग्स ऑफ जर्नीज के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो बंदा वापस आ जाता है, वो टॉप फ्लोर पर होता है और गिल्ड मास्टर के ऑफिस में आया हुआ रहता है और वो कहता है मैं वापस आ गया। गिल्ड मास्टर पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है गुड वर्क, तो बताओ कैसा रहा। वो कहता है वो एक जेन्युइन मॉन्स्टर है, आज तक मैं जितने भी प्लेयर्स से मिला हुआ हूँ वो उनमें से एक ऐसा पहला प्लेयर है जिसने बस एक सिंपल सी कन्वर्सेशन में ही मेरे मन में उसके प्रति डर बिठा दिया। गिल्ड मास्टर पूछती है हम दोनों के बीच में से तुमको क्या लगता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये सवाल सुनते से वो थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है डैड। तभी वो बोलती है तुम्हारी हेजिटेशन ने मेरे को ऑलरेडी मेरा जवाब दे दिया है। वो कहता है आई एम वेरी सॉरी तासुकीनो। वो कहती है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है फेडोर, बिना खोचो छुपाए तुमने जो भी जानकारी हासिल करी तुमने उसे बताया और यही तुम्हारा काम है। और ट्रांसजेंडर्स में से अनडाउटली ही मैं सबसे ज्यादा लोएस्ट हूँ, इसलिए ये सचमुच कोई भी हैरानी की बात नहीं है, वहाँ मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और ये लड़के यहाँ की गिल्ड मास्टर और इसका नाम है यामागाटा तासुकीनो। और फिर हमें यहाँ पर द 10 ट्रांसजेंडर के बारे में बताया जाता है। ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेसी ऑनलाइन बिडा टेस्ट में टॉप 10 रैंक पर थे और एंड में इन्हें प्राइज भी मिला था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर गेम रियलिटी बन गया है और कोई ऐसे पर्सन के आने का इंतजार कर रहा है जिसके पास पावर हो और उनकी एग्जिस्टेंस ही राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है। और वो बोलती है तुम यहाँ पर अकेले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमारे डील को ठुकरा दिया है। वो कहता है वो तो उस इन्फॉर्मेशन में भी इंटरेस्टेड नहीं था जो कि हम उसे प्रोवाइड करा रहे थे और यहाँ तक कि उसने 10 मिलियन को भी ठुकरा दिया, उसके लिए वो भी काफी नहीं हुए। वो कहती है अगर रही वाकई में 10 ट्रांसजेंडर्स में से एक है तो उसके पास दोनों ही होंगे, फेम और मनी। वो कहता है हाँ, लेकिन अगर तुम इसके बारे में लॉजिकली सोचो तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 10 ट्रांसजेंडर में से कोई एक अपने इच्छा से बस एक बिगिनर बना रहेगा। और फिर साथ ही लोग यहाँ पर किसी डार्क एंड टाइम के बारे में बातें करने लगते हैं, जैसे किसी प्लेयर का स्टेटस तो बड़े आता है लेकिन इसके काफी साइड इफेक्ट भी हैं। और हम इस बात से भी पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कि वो बस एक नॉर्मल प्लेयर हो जिसने उस तरह की चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा ली हो। और वो कहती है फेडोर, हालांकि मैं तुम्हारी नजरों की काफी ज्यादा वैल्यू करती हूँ, लेकिन अगर हमारा असेसमेंट सही है तो वो निसंदेह दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएगा। और इस केस में वो उन 10 लोगों में से वो वाला पर्सन हो सकता है जिसका नाम अननोन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो तो फर्स्ट प्लेस वाला प्लेयर निकलेगा। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बाकी उन लोगों का पता लगाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करा था। हालांकि जो नंबर 1 था उसका डाटा करप्ट हो गया था और यहाँ तक कि उनका नाम भी अननोन ही है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। लीडर कहती है ऐसे अफवाह भी तो है कि अमेरिका नंबर 1 प्लेयर के डाटा के करप्ट होने के बारे में झूठ बोल रहा है और वो सीक्रेटली उन्हीं के देश में छुपा हुआ है। वो कहता है मैं भी अफवाह के ऊपर बिलीव करता था जब तक कि मैंने उसको नहीं देखा था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि यही पॉसिबल हो सकता है कि वो सचमुच वाकई में लाश बनो। वो कहती है अगर तुम कह रहे हो तो फिर इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लीज बाकी गिल्ड मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि रे के प्रति कोई भी एक्शन स्ट्रिक्टली फॉरबिडेन है और वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है जिसका बिहेवियर हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे संभालने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वो कहता है ठीक है मैम, मैं समझ गया। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन, और जो रे ये वो बता रहा होता है कि हमने किसी बिल्डिंग में एक रूम किराए पर ले लिया है जिसको हम अपने ऑफिस की तरह यूज करेंगे। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये मेरा मनी मेकिंग हेड आउट होने वाला है। कि तभी पीछे से कोई कहता है रे के टीवी के लिए ये वाला स्पॉट ठीक रहेगा। वो कहता है अच्छा है लगा दो। कि तभी यहाँ पर एक बंदा पैसों से भरा बैग लेकर आता है और कह रहा होता है ये रहा आज का कॉन्ट्रीब्यूशन। वो देखते हैं और कह रहा होता है नाइस, तो बताओ पार्टी की एनहेंसमेंट कैसे जा रही है। वो कह रहा होता है सब कुछ तुम्हारे बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहा है। अंडरग्राउंड सर्वर के अंदर सब लोग बिल्कुल स्मूथली लेवल अप कर रहे हैं और एक दिन में वे 1 मिलियन यन तक कमा रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यू रिक्रूट भी एक दिन में 1 लाख यन से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारे बिना इतना तक कमा पाते, तुम्हारा जितना शुक्र है करो कम है रही। और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि तुम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे, और जब तुम पैसे कमाओगे तो मैं भी पैसे कमाऊंगा। और एक तरीके से यह कॉन्ट्रीब्यूशन तो मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ
उसकी फीस की तरह है। और वो सोच रहा होता है मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ 90% पे करना अभी भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अगर मैं अकेला होता तो मैं तो इसका 10% भी नहीं कमा पाता। इस आदमी के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। और वो पूछता है हम लोग ट्रायल ऑफ अर्थ के बारे में क्या करने वाले हैं, अब बस सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं और रिवॉर्ड की राशि भी बढ़ाकर 4 लाख मिलियन येन कर दी गई है। और रे कहता है मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद टीवी चालू हो जाती है, उसके ऊपर लाइव न्यूज चल रही होती है, रिपोर्टर बता रही होती है ट्रायल ऑफ अर्थ है जिसे हम करेंटली अभी क्लियर करने का काम कर रहे हैं। अगर हम अगले 10 दिनों के अंदर इसे साफ नहीं कर पाए तो जापान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसा कि हमेशा होता आ रहा है जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक दिखाई दे रही है। और फिर साथ ही वो अपने पास पेपर निकालते हुए कहते हैं हमारे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी आई है। ऐसा लगता है कि जापानी सरकार ने ट्रायल ऑफ अर्थ का रिवॉर्ड बढ़ाकर 1 बिलियन येन कर दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार फाइनली उस बिंदु पर पहुंच गई है जहाँ पर अब वो और ज्यादा दिखावे की चिंता नहीं कर सकती। हम केवल ये ऐसा कर सकते हैं कि वो प्लेयर बहुत जल्दी सामने आएगा जो इसको क्लियर करने का दम रखता हो। रे कहता है अगर हमने और ज्यादा टाइम लगाया तो हो सकता है कि फॉरेन के गिल्ड बेस में इन्वॉल्व हो जाए। मुझे लगता है कि यही सही टाइम है। वो कोड निकाल कर पेन लेता है और कह रहा होता है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। वो कह रहा होता है क्या तुम सब अकेले करोगे? वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं अपने मनी मेकर्स को मुसीबत में तो नहीं डाल सकता। ये सुनते से वो सारे इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी वो थोड़ा हंसते हुए कहता है और इसके अलावा वो 1 बिलियन है और तुम तो जानते ही हो मुझे पैसा कितना पसंद है, तो ऑफ कोर्स मैं उस सबको पूरा अपने पास ही रखूंगा। तो ये सुनते से उनका मुंह उतर जाता है क्योंकि ये लोग चाहते तो शायद इनका कंट्रीब्यूशन भी बनता, लेकिन अब वो अकेले काम करके पूरा ले लेगा। और फिर इसके बाद हमें उसे जगह का सीन दिखाया जाता है जिसको ये लोग ट्रायल ऑफ अर्थ कह रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है, आसपास काफी सारे लोग होते हैं और रे भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको देखकर वो चश्मे वाला बंदा फ्रिगे से उसके पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है रे तो तुम भी आ ही गए। और वो आगे निकल जाते हैं और कह रहा होता है फेडोर मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ मेरा इस बार तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने का कोई भी प्लान नहीं है। वो कहता है क्या वाकई में ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं आज वाकई में तुम्हारे साथ एक प्रॉफिटेबल डील करने का प्लान बना रहा था। वो कहता है क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस? कैसा बिजनेस? तुमको लगेज कैरी करना होगा 100 मिलियन के लिए। वो पूछता है मुझे क्या कैरी करना होगा और फिर वो उसको पास ले जाते हैं उन सामानों के। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये बैग पैक अंदर सेट हमारे मेंबर्स तक डिलीवर कर दो। वो कह रहा होता है एक बैग के 100 है, आखिर इनके अंदर ऐसा कौन सा इन टाइम है यार। और वो बैग खोलकर चेक करने लगता है तो उसके अंदर खाने पीने का सामान होता है और भी दूसरी चीजें रखी होती है। वो एक चॉकलेट निकालता है और कह रहा होता है आखिर ये कैसे चॉकलेट है। वो कहता है ये हमारे गिल्ड मास्टर का फेवरेट स्नैक है। और वो बताता है कि ट्रायल ऑफ अर्थ के डीपेस्ट पार्ट में 5th लेयर के ऊपर 5th लेयर के एंट्रेंस पर हमारा कैंपस है और वहाँ पर जीत हासिल करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और हमारा खाना भी खत्म होता जा रहा है। वो कहते हैं तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम वाकई में इसके लिए 100 मिलियन की पेशकश कर रहे हो तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसे ले जाएंगे। और वो कहते हैं असल में बात यह है कि हम थोड़ी बड़ी मुश्किल में है। मैंने अभी तक 39 पार्टियों से मदद मांग चुकी है इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लेकिन वो सभी ही एंड तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं कम्प्लीटली एनहाइलेशन। ये सुनते ही वो कहता है लेकिन द ट्रायल ऑफ अर्थ के फर्स्ट 4 लेयर में बस एक ही फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ये तो गेम से डिफरेंट है। और वो भी उसकी बात सुन रहा होता है थोड़ा सा और कह रहा होता है मन ही मन में मैं जानता था ये वाकई में कुछ ना कुछ तो जानता है। और वो कहता है जहाँ तक हम जानते हैं भूल भुलैया के स्पेसिफिक्स बिल्कुल गेम की तरह ही है, हालांकि बहुत कम पार्टियां हैं जो वाकई में 5वें लेयर तक पहुंच पाती हैं और जिन्होंने भी ऐसा कर लिया है अब वो ऑलरेडी 5वें लेवल पा रहे हैं और सप्लाईज के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो चश्मे वाला कह रहा होता है बस कुछ ही लोग हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर को फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, वो तुम हो और हमारे गिल्ड मास्टर। वो बैग उठाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों के पास वाकई में मैन पावर की तरह शॉर्टेस्ट है। चलो जो भी हो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार मेरे को पैसे तो मिल ही रहे हैं। और वैसे फेडोर अगर मैंने इसे जल्दी से डिलीवर कर दिया तो क्या मेरे को कोई एडिशनल रिपोर्ट मिलेगा? वो कहता है जरा मैं अपने हायर अप से पूछकर बताता हूँ। और वो फोन पे बात करना शुरू कर देता है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे हैरानी है आखिर मैं इस बंदे के जरिए कितने ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और वो उससे कहता है उन लोगों ने कहा है कि अगर तुमने इसे एक दिन के अंदर डिलीवर कर दिया तो वो तुमको रिवॉर्ड के तौर पर एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर 50 मिलियन येन और देंगे। ये सुनते से वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये हुई ना बात। और कह रहा होता है एक दिन के बारे में तो भूल जाओ, मैं तो बस इसे 3 घंटों के अंदर ही डिलीवर कर दूंगा, मेरा मतलब 1 घंटे ही लगेगा। और फिर इसके बाद हमें 3rd लेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कीड़ा टाइप का मॉन्स्टर होता है और उसके सामने बस 2 ही लोग जिंदा होते हैं और बाकी सब मरे डले हुए रहते हैं शायद। और वो एक बंदे को ऊपर अटैक कर देता है, वो उसको रोकने लगता है, उसके पीछे एक लड़की होती है, वो उससे कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो कहती है लेकिन डियर, वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब जाओ। लेकिन वो चिल्लाना शुरू कर देती है नहीं माइकल के। तब भी यहाँ पर कोई आता है और उस मेंडिस को मारते हुए आगे की तरफ बढ़े आता है और कह रहा होता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे। और वो बंदा नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है मैं बच गया। और वो लड़की मुड़ती है और कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया लाइफ सेवियर की। तभी वो देखते हैं वो तो रुकता ही नहीं, उनको इग्नोर करता हुआ सीधा भगते हुए चला जाता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो कूदते हैं भागते तेजी से भगते हुए फिर से लेयर के अंदर एंटर कर जाता है और वो टाइम देखता है और कह रहा होता है मुझे तो 1 घंटा भी नहीं लगा, ये 150 मिलियन के लिए काफी अच्छी जॉब है यार।
और फिर तभी वो देखता है यहाँ पर एक बंदा भगते हुए उसके पास से जाता है और कह रहा होता है क्या तुम रही हो। रही उसे पूछता है क्या तुम विंग्स ऑफ जेनिस से हो। वो हाँ में जवाब देता है और रही उसे कहता है यहाँ का इंचार्ज पर्सन कौन है, मैं वो सामान लेकर आ गया हूँ जो कि फेडर ने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा था, उसे बोल दो कि मेरे को 150 मिलियन येन पहुंचा दे। वो कहता है मैं ही पर्सन हूँ जो यहाँ का इंचार्ज है और हमने वो अमाउंट ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था जैसे तुमने इस जॉब को पिकअप करा था, क्योंकि जो फेडर सर ने उसने बोला था कि तुम्हारे फेल होने का बिल्कुल चांस ही नहीं है, तो चेक कर लो एक बार। तो वो फोन निकाल कर चेक करने लगता है तो उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी अमाउंट पहुंच चुका होता है। वो कह रहा होता है रिसीव हो गया मेरे को, शुक्रिया तुम्हारे बिजनेस के लिए। और फिर वो यहाँ पर सभी लोगों को आपस में बुलाने लगता है और फिर वो लोग आपस में खाना बांटना शुरू कर देते हैं। और जो रही है वो भी आसपास देख रहा होता है और कह रहा होता है देखने में तो एक आपदा हॉरिबल है। वो कहता है हाँ हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे लोगों को खो दिया है। कि तब यहाँ पर कुछ लोग तेज से भगते हुए आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी करो नहीं तो अब लोग पकड़ा जाएंगे। और फिर वो यहाँ पर उन्हीं के पास आकर गिर जाते हैं और सांसें भरना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं हम बिल्कुल सेफ हैं। वो पूछ रहा होता है आखिर क्या हो गया गाइस। कि तभी सामने से जोर का धमाका होता है और वो लोग देखते हैं सामने से बहुत सारे कीड़ों का झुंड उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। और ये यहाँ पर अपना वेपन निकाल के खड़ा ही होता है कि तभी उसके साइड से कोई गुजरता है जो कि एक पल में उन सारे मोस्टर को मारता हुआ पार हो जाता है। उसके उस मूव को देखकर जो रही है वो भी काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये तो एक हाई लेवल के स्किल है, तो इनके पास कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि इस तरह से फाइट कर सकता है। और वो उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रही, तुम्हारा शुक्रिया इसे ट्रांसपोर्टेशन वाले मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं विंग्स ऑफ जेनिस की गिल्ड मास्टर हूँ यामागाटा तात्सुकिनो। तो फिर रे भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। वो भी चलते हुए रे के पास से आ रही होती है और फिर अचानक से उसका पेट ट्रिप होता है, वो गिरने लगते हैं। वो उसको संभालता है, वो कह रही होती है सॉरी मैंने परसों से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बॉडी में पावर ही नहीं बची है और हमें यहाँ पर सप्लाईज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वो भी पीछे देखता है लोग कैसे लड़ रहे होते हैं खाने को लेकर। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लोग कैम्प में बैठे हुए रहते हैं। रे कह रहा होता है तुम्हारा नाम टेसुकिनो है ना और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो क्यों। वो बोलती है हाँ भले ही मैं हेराची की बॉटम पर हूँ लेकिन मैं अभी भी 10 का पार्ट हूँ आफ्टर ऑल, टॉप 10 में सबसे जो नीचे है। वो कहता है क्या ट्रांसेंडेंट आखिर एक इस तरह का शर्मनाक निकनेम है। ये सुनते से वो खड़ी हो जाती है चिल्लाते हुए और वो बोल रही होती है मैं खुद को इस नाम से इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि मैं बुलाना चाहती हूँ, असल में यही वो नाम है जो कि टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को दिया गया है गेम के अंदर एलडी डेज में, और साथ ही ऑफिशियल नेम है जिसका गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है। वो कहता है क्या टॉप 10, और वो कहते हैं आखिर उनका पता किसने लगाया। वो बताती है कि एलयूसी की एक खुफिया एजेंसी द्वारा की जांच के दौरान उनके नामों का खुलासा हुआ था, लेकिन सिवाय एक पर्सन को छोड़कर और वो नंबर 1 प्लेयर है और उन टॉप 10 लोगों को गेम के द्वारा एक बार इनाम भी मिला था। ये सुनते से वो कहता है एक रिवॉर्ड। तो वो उससे पूछता है क्या तुमको भी मिला था और अगर मिला था तो कितना मिला था। और वो कहती है मुझे लगता है कि अमाउंट जहाँ पर तुम रहते हो उसके हिसाब से मिलता है और जापान के लिए ये 1 मिलियन येन था। ये सुनते से उसे याद आता है कि उसको एक बार मिला तो थे 1 मिलियन येन और फिर साथ ही वो गुस्सा होने लगता है क्योंकि उन्हीं पैसों की वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ गेम के अंदर झोंक दी थी और उसकी लाइफ का कबाड़ा हो चुका था लगभग। लेकिन अगर मैं वाकई में नंबर 1 हूँ तो बेटर होगा कि मैं इस बात को चुपचाप ही रखूँ, अगर ये बात बाहर निकल गई तो मेरे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। और वो कह रहा होता है ये तो बस 1 मिलियन ही तो था और एक टेंशन को क्लियर करने के हिसाब से क्या ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। वो कहती है तुम जो बोल रहे हो उस बात में सच्चाई है तो है, हालांकि गेम से मेरे को जो नॉलेज मिली है वो मनी के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल है, हालांकि इससे मुझे यहाँ बॉस के खिलाफ लड़ने में कोई भी मदद नहीं मिली। वो कहता है क्या टॉप 10 के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी ट्रायल ऑफ अर्थ को क्लियर नहीं कर सकते। और वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितने भी स्किल क्यों ना हो, एंड में आफ्टर ऑल हम बस इंसान ही हैं। लेकिन अगर मेरे पास अभी भी गेम का लेवल और इक्विपमेंट होता तो शायद मैं किसी तरह से मैनेज कर सकती थी, लेकिन मेरे करंट सिचुएशन के साथ इसे साफ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगा है, होप दिखाई नहीं दे रही है। वो कहता है अच्छा और उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है वैसे मैं इस मिशन को कंप्लीट करने वाला हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ और बताने के लिए नहीं है तो मैं रिवॉर्ड के आधार पर इसे ले सकता हूँ। और वो चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे को 5th फ्लोर के बॉस को हराकर जल्दी से 1 बिलियन येन क्लेम करने की जरूरत है। और वो कहती है हजारों को क्या तुम इस मंजिल के बॉस को हराने में हमारी मदद नहीं करोगे। तभी उसके साथ लोग कहने लगते हैं अगर तुम्हें क्या कह रही हो बॉस को तो अब लोग हराने वाले हैं ना। पीछे वाला भी कह रहा होता है डेट्स राइट, वो तो बस एक शेडी सा लड़का है जाने दो उसे। और वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था रे के प्रतिशतपूर्ण व्यवहार को सख्त फॉरबिडन किया गया था। वो बोलते हैं लेकिन फिर भी, वो बोलते हैं मैं जानती हूँ कि तुम लोग कैसा महसूस कर रहे हो लेकिन अब मैं अपने और दोस्तों को नहीं खोना चाहती। और फिर यहाँ पर हमें फाइट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग बहुत से लड़ रहे थे तो एक बंदा मारा जाता है जबकि तात्सुकिनो उस बकरे के पैर के ऊपर अटैक करती है लेकिन उसे ज्यादा खास डैमेज नहीं लगता। और एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है तात्सुकिनो फिर नाइट कॉल हो चुके हैं, हम लोग उसको और बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और तात्सुकिनो चिल्लाते हुए सभी लोगों को पीछे हटने
का ऑर्डर देती है और जो मूव कर सकते हैं वो प्लीज इंजर्ड लोगों को कैरी करें। तभी एक बंदा कहता है लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है वो तभी तात्सुकिनो कहती है हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि और भी लोगों का सेक्रीफाइस हो जाए। यहाँ पर हम सेक्रीफाइस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सामने खड़ा बंदा कहता है तात्सुकिनो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। पर तात्सुकिनो कह रही होती है तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। पर तभी वो मॉन्स्टर उस बंदे को मार देता है तात्सुकिनो के सामने और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो कह रही होती है अगर यही से साफ कर सकता है तो मैं इस पॉसिबिलिटी के ऊपर शर्त लगाना चाहूंगी। तो फिर वो लोग भी कुछ नहीं कह पाते। वो चलाते हुए कहती है हमें इस टेंशन को क्लियर करना होगा और जापान में शांति लानी होगी। क्या ये हमारे उन साथियों को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर कुछ लोग कन्विंस होने लगते हैं। पर तभी रे कहता है मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो जाए और मैं पीछे रह जाऊँ। मैं उस बॉस को अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। तात्सुकिनो सोच रही होती है क्या कॉन्फिडेंस है और अभी और ज्यादा पक्का हो जाता है कि ये पक्का टॉप 10 लोगों में से एक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ये हमें से एक है तो ये फाइट कैसे करेगा। बैटल के दौरान मैं इसको देखना चाहती हूँ। और वो फटाक उसके पीछे आ जाती है और कह रही होती है तो फिर चलो इसे ऐसे कहते हैं तुमने कहा था कि तुम रिपोर्ट के हिसाब से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे है ना। प्लीज बॉस को हराने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। ये सुनते से वो मन में हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉफिट के स्मेल आ रही है। और वो कहता है जरा रुको तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि तुम रिवॉर्ड चाहती हो और मेरा कोई भी प्लान नहीं है शेयर करने का। तात्सुकिनो कहती है मैं समझती हूँ हम लोग बस तुम्हारे ऊपर एक बर्डन ही है और इस केस में तुम उस रिवॉर्ड को कंसिडर कर सकते हो अपनी असुविधा फीस समझकर। रे कहता है अगर ऐसा है तो तुमको हर एक पर्सन के लिए 10 मिलियन पे करना होगा और आधा अमाउंट तुमको एडवांस में पे करना होगा और फाइटिंग के दौरान जो कुछ भी तुम देखोगे उसके बारे में तुमको किसी को भी नहीं बताना है। मेरी यही 2 कंडीशंस हैं और मैं लड़ाई के दौरान किसी के भी बचने की गारंटी नहीं दे सकता इसलिए तुम उन लोगों के साथ पैसा बांट सकती हो जो बच जाएंगे। तात्सुकिनो कहती है तो ऐसा लगता है कि हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई। पीछे लोग कहने लगते हैं अरे बॉस। तो तभी वो चलाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने सुना नहीं अरे हमारे साथ बॉस के एंडिंग पर चलने के लिए तैयार है तो सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर वो लोग रेडी हो ही जाते हैं और वो सोचा होता है अगर यहाँ पर हर एक पर्सन मेरे को 10 मिलियन येन देगा तो क्या मैं आसानी से 1 मिलियन येन को पास नहीं कर पाऊंगा। और फिर तभी अचानक से यहाँ पर फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फिर तभी सब लोग घबराना शुरू कर देते हैं। रे अपना वेपन निकाल लेता है और कह रहा होता है अगर तुम चाहो तो फिर उसके बदले में इन सबको क्लियर कर सकता हूँ। तात्सुकिनो कहते ही नहीं इसे मैं खुद संभाल सकती हूँ मैं तुमको अपने मेले के रास्ते के बीच में नहीं आने दूंगी। और वो आगे बढ़ते हुए अपने फायर चलाते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को चलाकर खत्म कर देती है अपने फायर स्लेशेस के साथ। वो सोच रहा होता है नॉट बैड जबकि उसके लोग खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जैसे कि तात्सुकिनो उस स्थान से एक्सपेक्टेड था। और वो अपनी तलवार को फिर से मैन में रख लेती है और चॉकलेट को उठाकर पीछे मुड़ते हुए कहती है तो चले रही इंसान। और वो बोलता है इसने तो बस 10 मिनट में ही बहुत सारे स्नैक खा लिए है। और वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है मैंने डिस्पोजेट को कंफर्म कर दिया है तो फिर चलो चलते हैं ट्रायल को निपटाने के लिए। और वो सभी निकल पड़ते हैं बॉस के पास जाने के लिए। और फिर दिखाई देता है रे आगे चल रहा होता है और बाकी सब लोग भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं मॉन्स्टर्स को मारते हुए। वो अगला बंदा कह रहा होता है तात्सुकिनो सान क्या वो बंदा कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा था कि वो तो फ्लैश स्किल्स का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेकिन वो तो बस यहाँ पर बेसिक स्ट्राइक का ही यूज कर रहा है। तात्सुकिनो बोलते हैं कि तुमने मॉन्स्टर की तरफ नहीं देखा जिसने इसको मारा है कोई भी ट्रोमा का साइन नहीं है उसने सभी को बस एक सिंगल हिट में टेक डाउन कर दिया था इसलिए वो वाकई में काफी स्किलफुल तो है। ये सुनते से वो अगला बंदा आगे से कुछ नहीं कह पाता। वो सोच रही होती है उसने एक भी एक्सपेंसिव मूवमेंट नहीं दिखाई है शायद इसलिए क्योंकि इन सब से निपटने के लिए उसे किसी भी तरह के बड़े अटैक की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसे चलता रहा तो फिर वाकई में बॉस भी और फिर ये दुनिया पर कट हो जाता है। अपन को दिखाया जाता है ये लोग बॉस के दरवाजे के सामने पहुंच गए होते हैं। यही सोचा होता है मुझे ये दरवाजे देखे हुए काफी टाइम हो गया है। और वो अगला बंदा कह रहा होता है मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर तात्सुकिनो आगे बढ़ती है और बोल रही होती है हमें हमारे साथियों का बदला लेना है। इस बार आप लोग शुरुआत से ही पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो चलो। और वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं पर ये तो पासे मारने में लगा हुआ रहता है। वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर की तरफ और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर एक बहुत ही बड़ा जायंट स्पाइडर होता है और ये मकड़ा ही 5th लेवल का बॉस है। बर्मिलियन स्पाइडर कहते हैं इसको। यहाँ पर तात्सुकिनो और उसके 2 साथी आगे बढ़ते हैं फिल्म का इस्तेमाल करते हुए और एक जोर का धमाका करते हैं। और वो लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम हो गया। रे कह रहा होता है नहीं अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। और फिर दिखाया जाता है उस मकड़े को कुछ नहीं हुआ होता और वो उनको फिर अटैक कर देती है तो उन लोगों को पीछे हटना पड़ता है। और वो लोग मकड़ी को उसी सलामत देकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। और तात्सुकिनो कह रही होती है इसने तो काम ही नहीं करा। फायर तो इंस्टेक्ट टाइप मॉन्स्टर की कमजोरी होती है ना। और वहाँ पर रे खड़ा कह रहा होता है वीक पॉइंट तो वही सेम है लेकिन तुम लोगों की
फायर इनफ नहीं है इसको टेक डाउन करने के लिए। तभी वो मकड़ी अपने पिछवाड़े से वेब निकाल कर इनको ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो सब लोग बचना शुरू कर देते हैं और तासुकिनो चलाते हुए कह रही होती है उसके वेब से सावधान रहना, अगर एक बार तुम उसमें पकड़े गए तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर तभी वेब रेई के पास भी आ रही होती है तो वो फटाक से बाजू में खड़े हुए तो लोगों को पकड़ता है और जंप करते हुए पीछे हट जाता है और अपने साथ साथ उनको भी बचा लेता है। वो बंदा कह रहा होता है कहते हुए सॉरी यार, मैंने तुमको पहले गलत समझा था। वो बोलता है सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर एक सिंगल पर्सन भी मर जाता है तो मेरा रिवॉर्ड 10 मिलियन से डिक्रीज हो जाएगा और तुमको तो ये पता ही है, लेकिन तुम अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लिए हुए थे जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाते वक्त मैं तुम्हारे ऊपर एक और अनादर मिलियन ऐड कर दूंगा। ये सुनते से वो चलाना शुरू कर देता है और वो सोच रहा होता है जानबूझ कर लड़ाई को लंबा खींचना और लगातार हर एक बार बचाने के लिए मिलियन को ऐड कर देना कमाई करने का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन ये लोग एक मेजर गिल्ड है और इनका गवर्नमेंट के साथ एक क्लोज का टैब भी है और अगर मैं बहुत ज्यादा कटिंग करूंगा तो इसे फ्यूचर में उनके साथ बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो फिर वो यहाँ पर तासुकिनो के ऊपर अपने सोल आइज का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि उसको तासुकिनो से टाइप डे का सोल फ्रेगमेंट मिलेगा और कंडीशन ये होती है कि उसको उसकी लाइफ को सबसे ज्यादा बिगेस्ट सरप्राइज देना होगा उसको। और वो सोचता है आई गेस मुझे यहाँ पर कुछ फ्लैश मूव का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए और वो फटाक से सीधा वहीं से जंप करता हुआ मकड़ी के पास ही चला जाता है, अपने हाथ से डैगर निकालकर उसका एक पाँव काटते हुए पार हो जाता है और फिर तभी वो अपने दूसरे पाँव से उसको ऊपर अटैक कर देती है। पूरी जमीन शेडर हो जाती है, उसका अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जोरदार होता है। वो लोग भी पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद रे का काम तमाम हो गया, पर तभी आवाज आती है तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को हरा सकता है मॉन्स्टर। और हमें दिखाया जाता है रे ने बस अपने एक हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और उसने यहाँ पर ये कारनामा सोल फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करके ही करा होता है। वो लोग उसको जिंदा देखकर चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या, उसने तो बस अपने एक हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। और फिर वो अपने दोनों हाथों से उसके पाँव को पकड़ते और जोर से घुमाते हुए दूर फेंक देता है। वो मकड़ी उल्टी गिर जाती है, वो उसके पास जाता है और एक स्पॉट की तरफ देखते हुए कहता है ये चीज तुम्हारी वीकनेस है और फिर वो उसी वीक स्पॉट के ऊपर अपनी तलवार से जोर का स्लैश मार देता है। लोग खुश होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो मकड़ी हार गई। तभी रे कहता है तुम लोग कुछ मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। और फिर वो जगह से रेड कलर का एक धुआं सा निकलता है। लोग खुश होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो मकड़ी हार गई। तभी रे कहता है तुम लोग कुछ मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। और फिर वो जगह से रेड कलर का एक धुआं सा निकलता है और पूरे में फैलता जाता है जिसकी वजह से इन्हें देखने में दिक्कतें होती हैं। और वो मकड़ी फिर से जिंदा हो गई होती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसको देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये रीजनरेशन था। और दूसरा कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो मकड़ी तो पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। रे कहता है वर्मिलियन स्पाइडर के सेकंड फॉर्म को तो फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुनते से वो डगला चलाते हुए लगता है तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, जब वो फर्स्ट फॉर्म में थी तभी हम लोग उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। रे कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग कमजोर हो। और वो यहाँ पर अपने सोल थ्रेड का इस्तेमाल करता है और इस मकड़ी के आजू बाजू घूमना शुरू कर देता है और अपने सोल थ्रेड से उसको बांध देता है। और फिर वो यहाँ पर अपने फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करते हुए सोल फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करते हुए मैजिक सर्कल भी बना लेता है। तासुकिनो कह रही होती है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तुम सभी लोग जितना दूर हो सके जल्दी से भाग जाओ। और फिर साथ ही वो यहाँ पर उसको चलाना शुरू कर देता है और उसके फायर से मकड़ी को भी डैमेज लग रहा होता है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या फायर पावर है, आगे इसने ये कैसे करा। और वो मकड़ी पूरी तरह से फायर में कवर हो जाती है। ये देखकर वो लोग खुश होने लगते हैं और कह रहे होते हैं तासुकिनो लगता है कि ओवर हो गया। वो भी कहती है हाँ और मुझे खुशी है कि यहाँ पर सब लोग ठीक हैं। तभी एक बंदा कहता है जरा उस तरफ तो देखो क्रिस्टल्स, मैं जानता था कि एनिमीज कभी कभी रेयर एंड टाइम को ड्रॉप करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना बड़ा बिग क्रिस्टल देखने को मिलेगा। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। पर तभी रे उन लोगों को दूर हटने के लिए बोलता है, उसके पास जाने से मना कर रहा होता है वो। तो ये देखकर वो लोग चलाते हुए कहने लगते हैं कहीं तुम सबको अकेले हड़पने का तो प्लान नहीं बना रहे हो। रे कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो और फिर तभी वो क्रिस्टल लेना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, असल में वो बहुत बड़ा क्रिस्टल मकड़ी ही होती है और रे बताता है कि ये वर्मिलियन स्पाइडर का फाइनल फॉर्म है और अगर मैं आज यहाँ पर इसका शिकार कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि आपसे मुझे जीवन जीने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ये देखकर वो लोग चलाते हुए कहने लगते हैं कि सीरियसली ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, सभी लोग अपना डाउट बिल्कुल भी गार्ड मत करना। और वो आ रहा है और फिर वो यहाँ पर अपने टेंटिकल से सबको उड़ा देता है पीछे साइड। उसका अटैक तो पावरफुल होता है कि ग्राउंड तक शटर हो रहा होता है। तासुकिनो कहती है ये तो एक सुपर फाइटर अटैक है और ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। और वो उसका अटैक से बार बार बचती है और तभी यहाँ पर उसके पास से रे भी आ जाते हैं और कह रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागो। वो बोलती है फिर तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है तुमको ये क्या पूछने की जरूरत भी है। और वो मोस्टली की तरफ चला जाता है और कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं इसको क्रश करूंगा। और रे इजली उसके टेंटिकल्स के अटैक से बचते हुए जा रहा होता है उसके पास। ये देखकर तासुकिनो काफी हैरान हो जाती है कि उसके लिए इनसे बचना कितना आसान है। और रे कहता है ये अपने फाइनल फॉर्म में तब तक अंधाधुन हमला करेगा जो तक कि हर कोई मर नहीं जाता और तुम सिर्फ रास्ते
रास्ते में आओगे, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और वो आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है अब इसके अटैक से बचना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसको हराया कैसे जाए वो प्रॉब्लम है। और फिर साथ ही वो उसके टेंटिकल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन खरोच तक नहीं आती और वो भी आगे साथने लगता है। रे सोच रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्ट करता है, यहाँ तक कि गॉड डैगर भी इसको काट नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर मेरे को बिग स्पॉट बनाना पड़ेगा। और वो हवा में बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर वो अपने एक्टिवेट सोल रिवर्स कर देता है। और वो लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर वो बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है, अगर वो इतना हाई जाएगा तो उसको फिर अटैक हो जाएगा। लेकिन वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है कम होना जाओ, और उसके टेंटिकल आगे बढ़कर उसको छेड़ डालते हैं। ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तासुकी भी रही हवा में होता है और फिर साथ ही वो थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है फाइनली तुम फंस ही गए। ये देखकर वो कीड़ा भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और फिर साथ ही वो अपने डेगर से सोल बार रेंज नाम को गुस्सा अटैक करता है, एक जोरदार स्लैश उसके ऊपर मारता है। और फिर जैसे वो स्लैश से उसे टकराते हैं, यहाँ पर उस कीड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर रही और साथ में उसके सारे टुकड़े उन पर गिरते हैं। रही नीचे पड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है डायमंड में जानता था कि ये होगा, लेकिन अभी भी काफी दर्द हो रहा है यार, मुझे कम से कम मरने से बचने के लिए खुद को थोड़ा हील करने की जरूरत है। और उसके सामने एक विंडो ओपन हो रही होती है सोल रिजर्व करके, और उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे पास 3.32 सेकंड ही बचे हुए हैं। अगर तुम इस टाइम लिमिट के अंदर हिल नहीं होते तो फिर तुम्हारी आत्मा पर जो सुरक्षा है उसको हटा दिया जाएगा और तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। पर तभी यहाँ पर टाइम रहते सब लोग आ जाते हैं और हीलर्स आगे बढ़कर रे को हील कर देते हैं। वो उठ के बैठ जाते हैं और कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया हीलिंग के लिए, और मुझे अपनी स्किल का यूज नहीं करना पड़ा, तुम्हारे पास तो वाकई में एक्सीलेंस हीलर्स है। तासुकी कहती है कि तुमने जानबूझकर उसका अटैक को अपने ऊपर लिया था, और रे कहता है तुम जानते हो ना ये प्रोफेसी ऑनलाइन है और यहाँ पर अटैक खाकर भी ना मरना एक बहुत ज्यादा बेसिक स्किल है। उसके बाद सुनते से वो घबरा जाती है और कह रही होती है नहीं नहीं तुम जानते हो ना अभी रियलिटी बन चुकी है। वो कहता है अब जबकि तुमने ये मिशन कर ही दिया है तो चाहे बात कैसे भी हो किसी भी तरह से जब बात लड़ाई की आती है तो ये एक जैसे ही है, और जो स्ट्रेटेजीज वहाँ पर काम आई थी तो वो यहाँ पर भी काम आएंगी ही। और जब ऐसी चीजों की बात आती है तो ऑनलाइन प्रोफेसी और रियलिटी में कोई खास अंतर नहीं है। ये सुनते से जो तासुकी है उसको काफी बड़ा शौक लगता है और वो सोच रही होती है ये पर्सन क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ है,